वालेकुम। आज हम बात करेंगे आरटीएस सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब। तो बेसिकली ये आरटीएस सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब की रिव्यू वीडियो है। तो इसकी सेपरेट वीडियोस जो हैं हर आर्टरी की अपर लिम्ब की वो चैनल पे मौजूद है। वो आप पहले अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको आर्टरी का ओरिजिन, इसका आगे कंटिन्यू कहाँ हो रही है, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, इसमें हम क्लिनिकल्स डिस्कस नहीं करेंगे, कंप्लीट कोर्स डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन बातें हैं सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले ये है स्टर्नम, ये है फर्स्ट रिब्स के साथ जॉइंट बना हुआ है। इसके आप पोस्टीरियरली आप देखें डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। ये आर्च ऑफ एओर्टा है और ये हमारे पास डोर्सल एओर्टा है। इसमें से ये देखें राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है। राइट साइड जो है इसमें ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक निकल रहा है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट सबक्लेवियन और हमारे पास कॉमन कैरोटिड निकल रही है। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में दो भी डिवाइड हो रहा है, कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन में। तो देखें राइट सबक्लेवियन अराइज कर रही है फ्रॉम द ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट सबक्लेवियन डायरेक्टली फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा। अब इसका लेवल कहाँ होगा? पोस्टीरियर टू द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के यहाँ पे क्लेविकल होगी, इधर से भी स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और इधर से भी स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब यहाँ से लेके जो सबक्लेवियन आर्टरी है वो टर्मिनेट कहाँ करेगी? एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब है, इसके आगे जो आर्टरी है उसको हम कहेंगे एक्सिलरी आर्टरी। तो यहाँ से लेके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से लेके इसके पीछे जो आर्टरी है यहाँ से लेके आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब तक कौन सी आर्टरी? सबक्लेवियन आर्टरी है। इसके तीन पार्ट्स हैं विद रेफरेंस टू द मसल। मसल कौन सा? स्क्लेनियस एंटीरियर मसल है जो फर्स्ट रिब पे आके इंसर्ट होता है। इसके लेवल इस मसल की वजह से इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। जो पार्ट इसके मीडियल है वो फर्स्ट पार्ट, जो इसके पोस्टीरियर सेकंड पार्ट और जो लेटरल है वो थर्ड पार्ट आएगा। फर्स्ट पार्ट में से तीन ब्रांचेस निकलेंगी। एक होगी मेन आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरीज, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी वर्टिब्रल आर्टरीज, दोनों बेजलर आर्टरी बनेंगी मिलकर और ये ब्रेन को सप्लाई करेंगी। सेकंड ब्रांच जो है वो है हमारे पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो है वो उसकी तीन ब्रांचेज आएंगी। इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करेगी। यहाँ पे ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी जो है वो सुपीरियर और डीप ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी और उसकी डीप ब्रांच जो है एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला में होगी। और फिर हमारे पास सुब्रा स्कैपुलर आर्टरी, ये भी एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला में होगी। और हमारे पास तीसरी ब्रांच जो है वो है हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, वो डाउनवर्ड मूव करेगी। 6 रिब्स को क्रॉस करने के बाद 6 इंटरकोस्टल स्पेस में आके दो में डिवाइड हो जाएगी। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और मस्कुलर फ्रेनिक आर्टरी, ये आप थोरैक्स में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में से इसका एक मेन ट्रंक निकलेगा, उसे बोलेंगे कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक। कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक दो में डिवाइड होगा, डीप सर्वाइकल आर्टरी और सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। जो डीप सर्वाइकल आर्टरी है ये भी हमारे पास इन्वॉल्व होती है किसमें? एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला में। थर्ड पार्ट जो है इसमें मोस्टली कोई ब्रांच नहीं निकलती, लेकिन एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। अगर यहाँ पे डीप ब्रांच और ट्रांसवर्स सर्वाइकल नहीं होगी तो थर्ड पार्ट में हमारे पास निकलेगी ब्रांच डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। तो यहाँ पे आके इसकी टर्मिनेट होगी, कौन सी आर्टरी का टर्मिनेट होगी? राइट सबक्लेवियन आर्टरी। अब आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लेके ये है टीरिस मेजर मसल, इसके लोअर बॉर्डर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर्टरी है उसे हम बोलेंगे एक्सिलरी आर्टरी। तो अराइज फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी और कंटिन्यू खत्म कहाँ पे होगी? लोअर बॉर्डर टीरिस मेजर, इसके आगे ब्रेकियल आर्टरी शुरू होगी। तो ये मैंने ये लेवल किया हुआ इस आर्टरी को एक्सिलरी आर्टरी। इसके भी अगेन तीन पार्ट है विद रेफरेंस टू द मसल। मसल कौन से? पेक्टोरालिस माइनर मसल जो है कोराकॉइड पे इंसर्ट हुआ है, कोराकॉइड प्रोसेस स्कैपुला पे। तो जो पार्ट इसके सुपीरियर है वो फर्स्ट पार्ट, जो इसके मसल के सामने है वो सेकंड पार्ट और जो इसका इन्फीरियर है वो थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है उसमें से एक आर्टरी निकलेगी, वो आर्टरी कौन सी है? बस यहाँ पे थोरैसिक आर्टरी आएगी जो हमारे थोरैक्स को सप्लाई करेगी। और दूसरी हमारे पास ब्रांच देखें, ये दूसरा पार्ट आ गया जो मसल के रिलेटेड है। इसमें से ये देखें एक ये मेन ब्रांच निकल रही है, एक ये ब्रांच निकल रही है। अच्छा, इसकी ब्रांचेस के लिए मैंने आपको वीडियो में कोड बताया था, अगर आपको याद हो, स्क्रू द लॉयर सेव अ पेशेंट। देखिए स्क्रू से बन गई सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी जो हमारे पास थोरैक्स को सप्लाई करेगी और पेक्टोरस माइनर मेजर को सप्लाई करेगी। द लॉयर से बन गई थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी और लेटरल थोरैसिक आर्टरी। थोरैकोएक्रोमियल फर्दर चार में डिवाइड हो जाती है। क्लेविकुलर ब्रांच, क्लेविकल के लिए एक्रोमियल ब्रांच, एनास्टोमोसिस अराउंड द एक्रोमियन, डेल्टॉइड ब्रांच और पेक्टोरल ब्रांच, पेक्टोरस माइनर और मेजर के लिए। अब इसकी थर्ड ब्रांच है वो है लेटरल थोरैसिक आर्टरी जो सेकंड पार्ट में से निकल रही है। लेटरल थोरैसिक आर्टरी भी लेटरल थोरैसिक वाल को सप्लाई करेगी, मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई करेगी। अब हम आए थे थर्ड पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट में से एक ब्रांच आ गई, सेकंड पार्ट में से दो ब्रांचेज आ गई, थर्ड पार्ट में से कितनी ब्रांचेज आएंगी? डेफिनेटली तीन ब्रांचेज आएंगी। तो सेव अ पेशेंट, स्क्रू द लॉयर तो होगी, अब हमारे पास आ गई सेव अ पेशेंट। सेव अ पेशेंट में हमारे पास है सब स्कैपुलर आर्टरी। ये देखिए नाम से जाहिर हो रहा है स्कैपुला को सप्लाई करेगी और इसमें से एक मेन ब्रांच निकलेगी सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी और ये एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी एंड फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी इन्वॉल्व है एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला में। जो थर्ड पार्ट ऑफ हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी है, इसकी दो ब्रांचेज और होती हैं, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अभी देख सकते हैं ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर साइड से पोस्टीरियर है, ये दोनों मिलकर आर्टीरियल सर्कल बना रहे हैं अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस और ये अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस को सप्लाई भी करते हैं जैसे कि हेड को सप्लाई करेंगे। अब लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर से लेके पूरे आर्म को क्रॉस करने के बाद क्यूबिटल फोसा में एट द लेवल ऑफ द नेक ऑफ द रेडियस यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड हो जाएगी टू में, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी में। तो जो ब्रेकियल आर्टरी है
इसकी हम ब्रांचेस देख लेते हैं। अब देखें इसका कोर्स जो है वो लेटरली रन कर रहा है और ये पहले मीडियल थी ह्यूमरस के, फिर ये आते आते फ्रंट पे आ गई है और यहाँ पे इन द लोअर पार्ट ऑफ क्यूबिटल फोसा डिवाइड हो गया। इसकी ब्रांचेस हमारे पास आती है प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, प्रोफंडा मींस डीप, ये पोस्टीरियर साइड ऑफ आर्म में चली जाती है और ये दो में डिवाइड होगी, एंटीरियर पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। इसकी दो ब्रांचेस मजीद आती है, सुपीरियर अल्ना कोलेटर और इन्फीरियर अल्ना कोलेटर। सुपीरियर अल्ना कोलेटर डाउनवर्ड मूव करेगी और बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल चल जाएगी, जबकि इन्फीरियर अल्ना कोलेटर इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल आ जाएगी। तो इसकी ब्रांचेस कितनी होगी टोटल? एक ब्रांच होगी हमारे प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, एक होगी हमारे पास सुपीरियर अल्ना कोलेटर, इन्फीरियर अल्नर कोलेटर, और दो टर्मिनेटिंग ब्रांचेस होगी, एक होगी रेडियल आर्टरी और एक होगी अल्नर आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी जो है इसमें से एक ब्रांच निकलेगी रेडियल रिकरेंट, ये भी एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट में इन्वॉल्व होगी। फिर हमारे पास इसमें से आगे चली जाएगी आर्म में और ये लोअर पार्ट ऑफ आर्म में सप्लाई ब्रांच देगी डोर्सल कार्पल ब्रांच और पाल्मर कार्पल ब्रांच। ये डोर्सल कार्पल ब्रांच है, ये इसकी पाल्मर कार्पल ब्रांच है। और फिर ये डोर्सम हेड में जाने से पहले एक ब्रांच देगी, उसे हम कहेंगे सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच। इन द सेम केस ऑपोजिट साइड पे बस अल्नर आर्टरी निकल रही थी। अल्नर आर्टरी की जो पहले दो ब्रांचेस निकलती हैं वो होती है एंटीरियर पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच। एंटीरियर अल्नर रिकरेंट जो है यहाँ पे देखें इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल एनास्टोमोसिस बनाएगी विद द इन्फीरियर अल्नर कोलेटर, जो हमारे पास यहाँ से ब्रांच आती है ब्रेकियल की। तो ये फ्रंट पे हो गया, बैक साइड पे आ गई पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट और इसके साथ हमारे पास एनास्टोमोसिस बनाएगी सुपीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच के साथ। तो ये मीडियल एपिकोंडाइल में सारा आपका एनास्टोमोसिस हो गया। लेटरल में हम देख लेते हैं, यहाँ से रेडियल थी तो यहाँ से हमारे पास थी एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकिया। और ऑपोजिट साइड पे हम बात करने से पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि जो अल्नर की एक और ब्रांच आती है कॉमन इंट्रोशियस। इंट्रोशियस मीन इन बिटवीन, कि ये रेडियस बोन है, ये अल्नर बोन है, इनके बिटवीन जो ब्रांचेज निकलती हैं निकलेंगी किसमें से? अल्नर आर्टरी में से, इसलिए उनको नाम दिया गया इंट्रोशियस आर्टरी। कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी वो दो में डिवाइड हो जाएगी, एंटीरियर इंट्रोशियस, पोस्टीरियर इंट्रोशियस। एंटीरियर इंट्रोशियस जो है वो फ्रंट ऑफ फोर आर्म की है, जबकि पोस्टीरियर इंट्रोशियस बैक ऑफ या डोर्सम साइड ऑफ द फोर आर्म की है। यहाँ पे देखें एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी ये फॉरवर्ड रन कर रही है, जबकि पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी ये अप साइड ऑफ इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, यहाँ पे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होगी, इसकी अप साइड में पास करके पोस्टीरियर साइड ऑफ आर्म में चली जाती है। अब यहाँ पे एक और ब्रांच है इसकी, ये हमारे पास होगी मीडियल ब्रांच, ये मीडियल नर्व को कंपनी करती है। तो इस तरह हमने एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट भी देख लिया। अच्छा, मैं आपको बता रहा था पोस्टीरियर इंट्रोशियस में से एक ब्रांच निकलती है इंट्रोशियस रिकरेंट, वो एनास्टोमोसिस करेगी विद द पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकिया। देखिए मैं ये रिव्यू वीडियो आपको फास्ट बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसको वीडियो को आप रिवाइज करके भी देख सकते हैं, पीछे रिप्ले करके भी देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आपके चैनल पे सारी वीडियोस मौजूद हैं हर टॉपिक से, हर आर्टरी से रिलेटेड, तो आप वो सेपरेट भी देख सकते हैं, उसमें क्लिनिकल भी बताए गए हैं। अब हम आ जाते हैं हैंड के लेवल पे। हैंड में ये देखें कि आपके पास अल्नर आर्टरी मस्कुलर ब्रांचेस देने के बाद यहाँ पे इसने रेडियल आर्टरी की तरह डोर्सल कार्पल ब्रांच दी और पाल्मर कार्पल ब्रांच दी। देखिए डोर्सल तो दोनों डोर्सल साइड पे चलेगी, जबकि पाल्मर जो है इस साइड की पाल्मर, अल्नर की पाल्मर और हमारे पास रेडियल की पाल्मर, दोनों ने मिलकर बना दी इस आर्च को हम कहते हैं पाल्मर कार्पल आर्च। अब अल्नर आर्टरी आगे कंटिन्यू है, दो में डिवाइड होगी, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच और डीप पाल्मर ब्रांच। देखिए अल्नर आर्टरी मेनली कंटिन्यू है एज द सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच, ये कंटिन्यू है। और इधर से हमारे पास आ रही है सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी, दोनों ने मिलकर एक आर्च बनाएगी, उसे हम बोलेंगे सुपरफिशियल पाल्मर आर्च ऑफ द हैंड। और ये हमारे पास सप्लाई करेगी 4 डिजिटल आर्टरीज, कौन सी? जो हमारे पास लेटरल साइड ऑफ फिंगर्स को सप्लाई करेंगी। ये देखें 4 डिजिटल आर्टरीज ने सप्लाई कर दिया। अब हम आते हैं दूसरी पाल्मर आर्च के, डीप पाल्मर आर्च। देखिए यहाँ से अल्नर आर्टरी कंटिन्यू हो गई थी या तो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ये एक ब्रांच देती है डीप पाल्मर ब्रांच। डीप पाल्मर ब्रांच यहाँ से आई और यहाँ से रेडियल आर्टरी डोर्सम पे जाने के बाद वापसी थंब वाली साइड से फर्स्ट मेटाटार्सल स्पेस से वापस आ गई थंब में, ये हैंड में पाल्मर साइड पे, और ये कंटिन्यू हो गया था डीप पाल्मर आर्च। तो आप ये बात याद रखिए कि जो अल्नर आर्टरी है वो कंटिन्यू होती है एज अ सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, जबकि रेडियल आर्टरी है वो कंटिन्यू होती है एज अ डीप पाल्मर आर्च। जो रेडियल आर्टरी है इसकी हमारे पास थंब की 2 ब्रांचेज है, प्रिंसेस पॉलिसिस आर्टरी और रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी। तो डोर्सल का काम क्या है? डोर्सल आर्टरी बेसिकली कनेक्ट करती है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च को और डोर्सल की ब्लड सप्लाई को। कैसे कनेक्ट करती है? ये हमारे पास ब्रांचेस देगी, एक तो देगी पाल्मर मेटाटार्सल आर्टरीज। देखें ये जो पर्पल कलर की मैंने शो किया है सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए, ये कनेक्ट करेंगी विद द डिजिटल ब्रांचेस ऑफ द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, और जबकि परफोरेटिंग ब्रांचेस देगी जो डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज को, मेटाकार्पल आर्टरीज को भी कनेक्ट करेगी। होप सो आपको ब्लड सप्लाई समझ आ गई होगी। इसमें हमने बात की है सबक्लेवियन आर्टरी की, एक्सिलरी आर्टरी की, ब्रेकियल आर्टरी की, रेडियल आर्टरी की, अल्नर आर्टरी की और सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्चेस की। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वीनस ड्रेनेज ऑफ द अपर लिम्ब। तो देखें जब भी आप वीनस ड्रेनेज की बात करेंगे आप जाएंगे पेरिफेरल पार्ट टुवर्ड्स द हार्ट। तो अपर लिम्ब में पेरिफेरल पार्ट है हैंड, उसके बाद हम देखेंगे फोर आर्म, फिर आर्म, शोल्डर एंड फाइनली हार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि
वेन्स वीनस ड्रेनेज को हम डिवाइड करते हैं ड्रेनेज के लिए सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स को। सुपरफिशियल वेन्स जो होंगी जो हमारे पास जो डीप फेशिया उसके सुपरफिशियली लाई कर रही होंगी, और डीप वेन्स जो हैं ये हमारे पास आर्टरीज होती हैं, जैसे ब्रेकियल आर्टरी होगी, रेडियल आर्टरी होगी, अल्नर आर्टरी होगी, इनको कंपनी करती है इन द फॉर्म ऑफ 2 वेन्स, उनको हम कहते हैं वीना कमिटेंटिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेनली जो ड्रेनेज है वो है सुपरफिशियल वेन्स के जरिए। तो सुपरफिशियल वेन्स से हम बात करते हैं हैंड के लिए है डोर्सम साइड पर डोर्सल वीनस आर्च, फिर है सिफेलिक वेन जो हमारे पास लेटरल बॉर्डर पे होती है, और फिर है बेजालिक वेन जो मिडिल बॉर्डर पे होती है। सिफेलिक वेन को प्री एक्सियल वेन भी कहते हैं और बेजालिक वेन को पोस्ट एक्सियल वेन भी कहते हैं। अब ये वेंट्रल एक्सियल लाइन होती है, ये मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, उसके लिहाज से जो उससे हमारे पास लेटर साइड पे है वो प्री एक्सियल है और जो मीडियल साइड पे है वो पोस्ट एक्सियल है। उसके अलावा हमें बीडीसी में लिखा गया है कि जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास पामल साइड हो गई, अल्नर बॉर्डर हो गया, या एल्बो जॉइंट हो गया इसके डोर्सम साइड पे, जहाँ पे हम सपोर्ट लेते हैं या फिर सपोर्ट रखते हैं मोस्टली हमारे सिटिंग पोजीशन में, तो वहाँ पे वीनस ड्रेनेज नहीं होता, क्योंकि अगर वहाँ पे प्रेशर पड़ा तो वीनस ड्रेनेज ऑक्लूड हो सकता है। इसलिए जो हैंड है उसकी मोस्टली वीनस ड्रेनेज है डोर्सल वीनस आर्च के जरिए, और सिफेलिक वेन और बेजालिक वेन जो हमारे पास फोरआर्म और आर्म के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डोर्सल वीनस आर्च। द डोर्सल वीनस आर्च लाई करती है द डोर्सम ऑफ हैंड। इसकी ट्रिब्यूटीज़ में हमारे पास 2 डोर्सल डिजिटल वेन्स हैं थंब के लिए और 2 डोर्सल डिजिटल वेन्स हैं लिटिल फिंगर के लिए। अब देखिए 3 रह गई, और वो 3 ड्रेन होंगी बाय द 3 डोर्सल मेटाकार्पल वेन्स। देखिए थंब हो गई, लिटिल फिंगर हो गई, 3 डोर्सल मेटाकार्पल वेन्स हो गई। अब हम बात करते हैं सिफेलिक वेन और बेजालिक वेन जो मेन है। सिफेलिक वेन का दूसरा नाम हमारे प्री एक्सियल वेन है। इसको हम विद रेफरेंस टू द ग्रेट सेफिनस वेन और द लोअर लिम्ब होगी, जब आप लोअर लिम्ब पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये कि ग्रेट सेफिनस वेन लोअर लिम्ब की होती है। उसी के रेफरेंस से हमारे पास यहाँ पे सिफेलिक वेन है जो लेटरल एंड ऑफ डोर्सल वीनस आर्च से अराइज करती है, और ये हमारे पास टर्मिनेट होगी बाय पियर्सिंग द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, और फाइनली किसके साथ ज्वाइन हो जाएगी एक्सिलरी वेन के साथ। अगर आपको क्लेवी पेक्टोरल फेशिया का नहीं कंसेप्ट तो आप इसकी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं जो चैनल पर मौजूद है, और इसके जो कोर्स है वो आपको मैं डायग्राम में समझा दूंगा। अब हम बात करते हैं बेजालिक वेन की। बेजालिक कहें या बेजालिक कहें जो आपका बेहतर लगे। बेजालिक वेन जो है देखें वो लेटर से राइज करती है, ये राइज करेगी मीडियल एंड ऑफ डोर्सल वीनस आर्च, और ये टर्मिनेट कहाँ पे होगी, बेसिकली ये कंटिन्यू होगी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर के आगे हम कहेंगे एक्सिलरी वेन। तो बेसिकली एक्सिलरी वेन डायरेक्ट कहाँ से बन रही है, बेजालिक वेन, और जो सिफेलिक है वो इसके अंदर ड्रेन होती है। इसका भी कोर्स हम डायग्राम में देखेंगे, वो मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा। अब हम बात करते हैं मीडियन क्यूबिटल वेन। देखें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेन है जो सिफेलिक वेन और बेजालिक वेन को आपस में कनेक्ट करती है। ये अराइज करती है फ्रॉम द सिफेलिक वेन 2.5 सेंटीमीटर बिलो द क्यूबिटल फोसा, और ये अपवर्ड रन करती है अपवर्ड एंड मीडियली, और ज्वाइन करती है बेजालिक वेन को। और यही वो वेन है जिसमें इंट्रावीनस इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ये याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट वेन है। फिर हमारे पास आ जाता है मीडियन वेन ऑफ द फोरआर्म। तो देखें हमने लेटरल और मीडियल बॉर्डर की तो बात कर ली थी, जो फ्रंट ऑफ फोरआर्म है उसको ड्रेन करेगी मीडियन वेन ऑफ द फोरआर्म। फिर आ जाता है हमारे पास एक्सिलरी वेन। तो देखें एक्सिलरी वेन जो है बेजालिक वेन की कंटिन्यूएशन है एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर, और ये हमारे पास एक्सिलरी वेन आगे कंटिन्यू होगी एट द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, किस नाम से, सबक्लेवियन वेन के साथ, जो आगे इंटरनल जुगुलर और एक्सटर्नल जुगुलर वेन के साथ मिलके आगे हमारे पास वो देखें ट्रंक बनाएगी, और वो हमारे पास सुपीरियर वेना कैवा बना देगी। तो वो आप थोरेक्स में पढ़ेंगे। अभी तक आप इतना याद रखें, जो बेजालिक वेन है वो कंटिन्यू होगी एक्सिलरी वेन से, और आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप पे एक्सिलरी वेन हमारे पास कंटिन्यू होगी विद द नेम ऑफ सबक्लेवियन वेन। अब हम आते हैं डीप वेन्स की तरफ। तो देखें जो डीप वेन्स हैं बेसिकली वो सारी क्या है, वीना कमिटेंटीज़ हैं। तो वीना कमिटेंटीज़ क्या होते हैं, वीना कमिटेंटीज़ आर द वेन्स जो 2 इन नंबर होते हैं, और ये किसके होते हैं, एक डीप आर्टरी के अराउंड होते हैं। तो याद रखिएगा वीना कमिटेंटीज़ हमेशा 2 होते हैं, एक वेन नहीं होती। उसके बाद हमारे पास जो डीप वेन्स आता है उसमें सुपरफिशियल पाल्मर आ जाता है। लेकिन नाम तो सुपरफिशियल है, लेकिन ये है कौन से, डीप है। तो ये हमारे पास जो पाल्मर साइड है, क्योंकि वो प्रेशर पॉइंट है, अगर वहाँ पे सुपरफिशियली कोई चीज़ लाई कर रही है तो वो प्रेशर की वजह से ऑक्लूड हो सकता है। तो ये सुपरफिशियल और डीप पाल्मर आर्चेस दोनों जो हैं ये हमारे पास डीप वेन्स के रेफरेंस से है, और ये हमारे पास पाल्मर साइड को ड्रेन करेंगी, और ये बॉर्डर से जो है हमारे पास पाल्मर साइड के बॉर्डर से वेन्स पास होंगी और डोर्सल और वीनस आर्च में उसमें ड्रेन होंगी। फिर आ जाता है हमारे वीना कमिटेंटीज़। वीना कमिटेंटीज़ अराउंड द रेडियल आर्टरी, वीना कमिटेंटीज़ अराउंड द अल्नर आर्टरीज। तो देखें जो वीना कमिटेंटीज़ होगा वो उस आर्टरी के नाम के हिसाब से ही होगा। और फाइनली वीना कमिटेंटीज़ अराउंड द ब्रेकियल आर्टरी, और ये किस में ड्रेन होगी, ब्रेकियल आर्टरी में, ये एक्सिलरी वेन में ड्रेन होगी। तो देखें जब बेजालिक वेन हमारे पास एक्सिलरी वेन बनेगी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर, तो एक उसकी हमारे पास ट्रिब्यूटरी में ब्रेकियल आर्टरी की वीना कमिटेंटीज़ भी आएगी। तो याद रखिएगा उनको हम ब्रेकियल वेन बोल देते हैं। तो देखें जो क्लिनिकल बताने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने
थिक ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है वो हमने सुपरफिशियल वेंस के लिए यूज़ किया हुआ है। जो पर्पल कलर यूज़ किया हुआ है ये आपको मैंने डीप वेंस का बताने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये देखें, ये मैंने हैंड का डोर्सम साइड बनाई हुई है। इसमें ये है डोर्सल वीनस आर्च। देखें 2 डिजिटल वेंस दिए हमारे पास थंब को, 2 डिजिटल वेंस दिए हमारे पास लिटिल फिंगर को, और 3 डोर्सल मेटाटार्सल वेंस दिए हमारे पास किसको, इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को और रिंग फिंगर को। तो इस तरह हमारे पास डोर्सल वीनस आर्च ने हमारे पास डोर्सम ऑफ हैंड को सप्लाई कर दिया। अब देखें इसका ये लेटरल बॉर्डर है, ये इसका मीडियल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर ने सिफेलिक वेन अराइज किया, एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स से पास होने के बाद ये यहाँ पे टर्न किया। आप ये बात याद रखें, ये जो है लोअर पार्ट ऑफ द फोरआर्म में ही टर्न कर गया। इन एक्सेप्शन बेसिलिक वेन जो है वो अपवर्ड टर्न करती है थोड़ी सी। तो ये अल्नर बॉर्डर्स का मोस्टली क्या होता है, फ्री होता है। यहाँ पे टर्न किया, जबकि बेसिलिक वेन मीडियल साइड से अराइज किया है। मैं आपको दोनों का कोर्स इकट्ठा समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कंसेप्ट। बेसिलिक वेन रन करती है इन द बैक ऑफ फोरआर्म अपर पार्ट में, और अपर पार्ट ऑफ फोरआर्म के अराउंड टर्न करेगी। इसकी रीज़न क्या है, ये हमारे पास सारा प्रेशर पॉइंट है, तो यहाँ पे टर्न नहीं कर सकती वरना ऑक्लूड हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये इसका लेटरल बॉर्डर है। ये सिफेलिक वेन यहाँ से टर्न हुई थी, ये अपवर्ड टर्न करेगी, और ये लॉन्गेस्ट है सिफेलिक वेन। ये पूरे फोरआर्म में रन करेगी लेटर टू द बाइसेप्स ब्रेकिया है, और फाइनली क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पेयर्स करके ड्रेन हो जाएगी एक्सिलरी वेन में। ये इसका कंप्लीट कोर्स आ गया। जबकि जो बेसिलिक वेन है ये अपर पार्ट ऑफ फोरआर्म में देखें यहाँ से आई और बिलो द क्यूबिटल फोसा ये आगे यहाँ पे टर्न हुई है फोरआर्म के अराउंड, और ये अपवर्ड रन कर रही है। और एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर देखिए मैंने ब्लैक सर्कल शो किया हुआ है, यहाँ से कंटिन्यू की इन द नेम ऑफ एक्सिलरी वेन। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था सुपरफिशियल वेन्स, वो है मीडियन क्यूबिटल वेन। मीडियन क्यूबिटल वेन जो देखें सिफेलिक वेन से राइज कर रही है और ये बेसिलिक वेन में जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेन होती है क्योंकि इसमें इंट्रावेनस इंजेक्शन दिए जाते हैं। और जो फ्रंट ऑफ फोरआर्म है इसको ड्रेन करेगी मीडियन वेन ऑफ द फोरआर्म। अब हम बात कर लेते हैं डीप वेंस की। उसमें हमारे पाल्मर वीनस आर्चीज है, सुपरफिशियल और डीप हम पहले बात कर चुके हैं। वो हम पाल्मर साइड ऑफ हैंड को ड्रेन करेंगे, और ये मोस्टली इसका ब्लड पास कर जाता है किसमें, बस डोर्सल वीनस आर्च में। उसके अलावा हमारे पास आती है वीना कमिटेंटिस जो रेडियल आर्टरी की है, अल्नर आर्टरी की है, उसी के नाम से होगी। दोनों मिलेंगे हमारे पास आगे। वीना कमिटेंटिस आगे ब्रेकियल वेन बना देंगी जो ब्रेकियल आर्टरी की कंपनी करती है, और ये फाइनली ब्रेकियल वेन ड्रेन किस में हो जाएगी, एक्सिलरी वेन में। एक्सिलरी वेन जो है वो आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब के आगे से कंटिन्यू होगी विद द नेम सबक्लेवियन वेन। अब हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल्स। तो सबसे पहले क्लिनिकल्स में है इंट्रावीनस इंजेक्शन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ये आपको कहाँ मिलेगा, बीडी में मिल जाएगा, केला में दोनों मिल जाएगा। तो जो डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि जितना भी आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जाती है या फिर इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं, मोस्ट फेवरेट चॉइस की होती है एग्जामिनर की या फिर जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम लेते हैं कौन सी, मीडियन क्यूबिटल वेन। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न क्या है, ये इसकी 2-3 रीज़न इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात यह है कि ये इजीली एक्सेसिबल है, मतलब आप इजीली इसको आप यूज़ कर सकते हैं विद ब्लड ड्रेनेज। कोई ऐसा आपको एक्सपोजर कंटिन्यूस नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट है उसके सामने पड़ी हुई है। दूसरा ये है सुपरफिशियल लाई कर रही है, कोई डीप स्ट्रक्चर नहीं है कि आपको नीडल बोस डीप कास्ट करनी हो। तीसरा ये है, ये वेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये वेन फिक्स है। फिक्स कैसे है, परफोरेटर वेंस के जरिए कि सुपरफिशियल वेंस डीप वेन के साथ कनेक्ट होगी विद द परफोरेटर वेंस, इसलिए ये वेन अपनी जगह से डिसलोकेट इजीली नहीं होती, और इसी वजह से इसमें इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तीसरी बात है कम्युनिकेटिंग वेन फ्रॉम द सिफेलिक वेन। ये भी आपको क्लिनिकल जो है वीडियो मिल जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पे अब बीडी में इसका रीज़न दिया हुआ है कि जो सिफेलिक वेन है वो डायरेक्टली हमारे पास कनेक्ट करती है इंटरनल जुगुलर वेन के साथ। अब वो ऐसा कब किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ब्रेस्ट का कार्सिनोमा हो गया, यहाँ पे लिम्फ नोड्स की रिमूव कर दिया, साथ कुछ एक्सिलरी वेन को भी रिमूव कर दिया। तो आप देखें जब एक्सिलरी वेन को रिमूव करेंगे तो जो ब्लड है सारा वो अपर लिम्फ का वो तो स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि सिफेलिक भी एक्सिलरी में जा रही है, बेसिलिक भी कंटिन्यू होकर एक्सिलरी बन रही है, तो ब्लड अपर लिम्फ का कैसे ड्रेन होगा। इस केस में क्या होता है, सिफेलिक में से एक एक्सेप्शनल ब्रांच निकलती है, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग ब्रांच, जो सिफेलिक में से निकल के इंटरनल जुगुलर वेन को साथ कनेक्ट करती है, और इंटरनल जुगुलर वेन से फाइनली सुपीरियर वेना कैवा के जरिए हार्ट में चली जाती है। तो उस टाइम जो है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट वेन कौन सी हो जाती है, कम्युनिकेटिंग वेन फ्रॉम द सिफेलिक वेन। तो ये क्लिनिकल आपने ज़रूर याद रखना है। कोई क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपर लिम्ब की नर्व्स के बारे में। तो बेसिकली इट इज़ अ रिवीजन वीडियो, इसमें सारी नर्व्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करूंगा। उनकी डिटेल्स अगर आपने देखनी है तो उसकी सेपरेट वीडियोस चैनल में मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, क्योंकि नाम से पता लग रहा है ये मसल्स को सप्लाई करेगी और क्यूटेनियस सप्लाई भी है इसकी। तो इसकी हम देखते हैं, ये डायग्राम शो की गई है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की। इसकी रूट वैल्यू है C5, C6, C7। ओरिजिन कहाँ से होगा, लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, वहाँ से अराइज करेगी और एंटर हो जाएगी आर्म को, मसल्स को पियर्स करेगी, डाउनवर्ड और लेटरली रन करेगी, और फाइनली टर्मिनेट होगी एज अ क्यूटेनस नर्व। कौन सी क्यूटेनस, लोअर क्यूटेनस नर्व ऑफ द फोर आर्म।
जो लेटरल साइड है हमारे पास उसको सप्लाई करेगी, किसके फोर आर्म को। अब इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। ब्रांचेस में इसकी जो ब्रांचेस हैं, मस्कुलर ब्रांचेस हैं और क्यूटेनस ब्रांचेस हैं। मस्कुलर ब्रांचेस 3 मसल्स को सप्लाई करेंगी, आर्म के फ्रंट के 3 मसल्स, कोरेकोब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड द ब्रेकियालिस मसल। और क्यूटेनस ब्रांच जो है वो सप्लाई होगी हमारे पास, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, लोअर लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म। जो ब्रांच है लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ द फोर आर्म। आर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं जो जॉइंट्स को दी जाती हैं, वो एल्बो और शोल्डर जॉइंट आ जाता है। अब इससे क्लिनिकल देखने से पहले आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इसकी ब्रांच आ रही है लेटरल कॉर्ड से, और यहाँ पे ये मसल्स को सप्लाई कर रही है। यहाँ पे ये देखें, इसने ये कोरेकोब्रेकियस को सप्लाई कर दिया, ये बाइसेप्स को सप्लाई कर दिया, और नीचे पीछे ब्रेकियस मसल को सप्लाई कर दिया, और आगे कंटिन्यू हो रही है एल्बो जॉइंट के बाद लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ द फोरआर्म। अब इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है बाइसेप्स जैक या बाइसेप्स रिफ्लेक्स। उसमें होता है क्या, आपके पास जो बाइसेप्स का टेंडन होता है एल्बो जॉइंट के फ्रंट पे, यहाँ पे क्लिनिकल हैमर से आप हिट करते हैं, और जो सिर्फ होता क्या है, उससे आपके पास सडन जर्क प्रोड्यूस होता है, सडन कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। इसको हम कहते हैं बाइसेप्स रिफ्लेक्स। ये होता कब है, क्योंकि टेंडन को जब आप हैमर से हिट करते हैं तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन शो होती है। ये हमें शो करता है कि मसल ठीक वर्क कर रहा है, उसकी नर्व सप्लाई आपके पास ठीक है, इंटैक्ट है। और दूसरी नर्व हमारे पास है एक्सिलरी नर्व। देखिए, रिलेटेड टू द एक्सिलर, मतलब एक्सिलर में इसके रिलेशंस आएंगे, और ये मेनली जो है ये अपर साइड ऑफ द आर्म की नर्व है। तो ये अराइज कहाँ से करती है, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, वहाँ से अराइज करेगी। इसकी रूट वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, C5 C6 सेगमेंट्स। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वेंट्रल प्राइमरी रमाई ऑफ द C5 C6 सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए, नर्व की डेफिनेटली मसल्स को सप्लाई करेगी, स्किन को सप्लाई करेगी। मसल्स में हमारे पास आ जाता है डेल्टॉइड और टीरिस मेजर। जब ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अराउंड घूमेगी, मैं आपको डायग्राम में भी बताता हूँ। तो मसल सप्लाई इसकी आ जाती है डेल्टॉइड और टीरिस माइनर, मेनली डेल्टॉइड। और सेंसरी जो सप्लाई है वो हमारे पास करती है, ये छोटा सा एरिया सप्लाई करती है शोल्डर के लिटरल साइड पे, उसको हम कहते हैं रेजिमेंटल एरिया या बैज एरिया। जो आपके पास आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, यहाँ पे बैजेस लगे होते हैं उनके, उसके लिहाज से नाम दिया गया रेजिमेंटल एरिया या बैज एरिया। इसकी ब्रांचेस जो आती हैं, मस्कुलर ब्रांचेस में 2 आ जाती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर मस्कुलर ब्रांचेस। और जो सेंसरी सप्लाई आती है वो आती है अपर क्यूटेनस नर्व ऑफ द आर्म। तो नर्व भी जो आएगी सेंसरीज की, वो भी इसी में से आएगी, जो अपर क्यूटेनस नर्व ऑफ द आर्म इसको सप्लाई करेगी। और उसका सेंसरी एरिया होगा कौन सा, रेजिमेंटल या बैज एरिया। कोर्स इसका डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल रही है, यहाँ पे फ्रंट से आके एक्सिला से क्रॉस होगी, और यहाँ पे अपर क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस से पास होने के बाद सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अराउंड वाइंड करेगी। इसमें 2 ब्रांचेज देगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और वो सप्लाई करेगी मेनली डेल्टॉइड मसल को और टीरिस माइनर मसल को। और इसके अलावा जो नर्व है वो हमारे पास सेंसरी ब्रांच भी देगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, अपर क्यूटेनस नर्व ऑफ द आर्म। इसके क्लिनिकल में यही है कि अगर ये नर्व का डैमेज हो जाता है, जैसे कि अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाए या फिर नर्व किसी और तरह से डैमेज हो जाए, तो सबसे पहले आपको क्लिनिकल सिम्टम्स क्या मिलेंगे, डेल्टॉइड की पैरालाइसिस होगी। इसका मतलब यह है कि जो आपके पास 90 डिग्री तक एबडक्शन है आर्म की, वो नहीं होगी, एबडक्शन ऑफ आर्म नहीं होगी। दूसरा मसला सेंसरी लॉस भी मिलेगा आपको रेजिमेंटल या बैज एरिया में। अगली नर्व है हमारे पास रेडियल नर्व, जो बेसिकली हमारे पास जिसको दूसरा नाम है मस्कुलोस्पाइरल नर्व भी कहते हैं, और नर्व ऑफ द बैक ऑफ द आर्म एंड फोरआर्म, मतलब कंप्लीट बैक ऑफ द आर्म को हमारे पास सप्लाई जो करती है वो रेडियल नर्व करती है। इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ये भी पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से राइज कर रही है। इसकी रूट वैल्यू है C5 to C8 सेगमेंट्स, C5 C6 C7 C8 वेंट्रल प्राइमरी रमाई के। देखिए, सारे जो है ना वेंट्रल प्राइमरी रमाई के। डायग्राम्स में आपको इसका कोर्स दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये आर्म में आएगी, पोस्टीरियर कॉर्ड से आके यहाँ पे देखिए आर्म में आने के बाद ये बैक साइड ऑफ आर्म में स्पाइरल ग्रूव में रन करती है। उसके बाद लोअर लिटरल साइड पे आ जाती है। यहाँ पे आने के बाद ये 2 में डिवाइड हो जाती है। एक जो साइड पे आप देख रहे हैं लिटरल साइड पे, ये इसकी सुपरफिशियल ब्रांच है। आने के बाद ये नेटमिकल स्लम बॉक्स की तरफ चली जाती है, बैक ऑफ डोर्सम ऑफ द हैंड की तरफ। और जो ये डॉटेड में नजर आ रही है आपको, ये जो नजर आ रही है, ये इसकी डीप ब्रांच है। तो ये हमारे सुपरफिशियल डीप ब्रांच हो गई। ये हम आगे मजीद ब्रांचेज में देखते हैं इसकी। तो देख लेते हैं इसके रीजन्स के हिसाब से इसकी ब्रांचेज हैं कि एक्सिला में कौन कौन सी ब्रांचेज देगी, रेडियल सर्कस में कौन सी देगी, लोअर लेटर साइड ऑफ आर्म में कौन सी देगी, डीप ब्रांच कौन सी देगी। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। अब देखें, ये जो रीजन है ना, ये है एक्सिला वाला रीजन। इसमें यहाँ पे मैंने नंबरिंग खुद हाइड किया ताकि आपको सिर्फ समझा सकूँ। लेकिन यहाँ पे है रेडियल नर्व। उसके बाद आप ये देखें गौर से, ये वाली एक ब्रांच जा रही है और एक ये ब्रांच जा रही है। तो हमारे पास ये जो ब्रांच जा रही है, ये आ जाती है लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकिया है। और ये जो ब्रांच जा रही है, ये आ रही है पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ द आर्म। ये सेंसरी सप्लाई आ गई, ये इसकी मस्कुलर सप्लाई आ गई। उसके बाद एक ये देखें, ये बड़ी सारी ब्रांच जा रही है, ये आ रही है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया। तो 4 ब्रांचेस जो होगी इसकी, मेनली 3 ब्रांचेस होगी एक्सिला में। अब यहाँ से हम इस साइड पर आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो रीजन है, ये रेडियल सर्कस का रीजन है। रेडियल सर्कस में ये मजीद ब्रांचेस दे रही है, ये दे रही है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया। देखिए, यहाँ पे ये आ गया इसका लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया। उसके बाद ये जो ब्रांच आ गई है, ये आ रही है लोअर लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ द आर्म। ये देखें,
ये आर्म की क्यूटेनस सप्लाई आ जाती है। फिर आ जाती है पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ द फोरआर्म, यहाँ से पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ द फोरआर्म में चली जाती है एक ब्रांच। फिर हमारे पास आ जाती है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया। देखिए यहाँ पे जो लाई कर रहा है वो मीडियल साइड में मीडियल हेड लाई करेगा। एक अपर से ही मीडियल हेड को सप्लाई आ रही थी, एक रेडियल सल्कस में भी आ रही, तो याद रखिएगा मीडियल हेड को दो जगह से सप्लाई आ रही है, एक्सिला में भी आती है, रेडियल सल्कस में भी आती है। इसलिए जब भी रेडियल हेड की इंजरी होती है, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया जो मेन हेड है वो आपके पास बच जाता है, उसकी हमारे पास पैरालिसिस नहीं होती क्योंकि दो जगह से सप्लाई आ रही है। उसके बाद आ जाते हैं लोअर लेटरल साइड ऑफ द आर्म, इसमें मतलब एल्बो जॉइंट के पास, यहाँ पे आपके पास 3 मसल सप्लाई करता है, प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स देता है, मतलब वो फाइबर्स जो मसल की पोजीशन बताते हैं। ब्रेकियलिस मसल को ये देखिए छोटी सी ब्रांच आ रही है, और यहाँ पे 2 ब्रांचेस देखें, एक दे रही है हमारे पास मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकिया, सॉरी एक दे रहा है ब्रेकियोरेडियलिस को, और एक दे रहा है एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस, ये दोनों सप्लाई कर रही हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी डीप ब्रांच की तरफ। डीप ब्रांच देखें, ये बहुत सारी मस्कुलर ब्रांचेस दे रहा है, जिसमें डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल जो सप्लाई करता है एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस, ये बैक ऑफ द फोरआर्म में सप्लाई करेगा, सुपिनेटर को सप्लाई करेगा, और जितने भी बैक के मसल्स हैं ना, 12 मसल्स होते हैं बैक ऑफ द फोरआर्म, सारों को सप्लाई करेगा। और जो सुपरफिशियल ब्रांच है ना, ये ऐसे ही लेटरल साइड पर रन करती हुई आगे एनाटॉमिकल सिनेमा बॉक्स की तरफ आ जाती है, और यहाँ पे ये क्यूटेनस ब्रांचेस देती है डोर्सम ऑफ द हैंड को, और उसके अलावा आपके पास देखें थंब को, फर्स्ट फिंगर के बैक साइड के, और डिजिट्स की बात कर लें 2.5 डिजिट्स की बात करें, ये देखें ना 2.5 डिजिट्स हो गई, तो इसकी क्यूटेनस ब्रांचेस आ जाती है। अब क्लिनिकल की बात करें तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्या है, रेडियल सल्कस या फिर मिडल ऑफ द शैफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा तो रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा सैटरडे नाइट पाल्सी क्या होता है कि सैटरडे नाइट में हम बाजू जो है कुर्सी पे थकन की वजह से रख के सो जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है रेडियल सर्कस के ऊपर। ये मैं इसकी ब्रीफ बता रहा हूँ, डिटेल आपने देखनी तो सेपरेट रेडियल नर्व की वीडियो चैनल पे है, वो देख लें। उसकी वजह से ये कंप्रेस हो जाती है, तो आपके पास वो सिम्टम्स आते हैं जो आपके पास सैटरडे नाइट, मतलब रेडियल नर्व में जो यहाँ सप्लाई हो रही है उसकी वजह से सिम्टम आने चाहिए। क्रच पैरालिसिस ये है कि क्रचेज आपके पास एक्सिला में प्रेशर डालती हैं और सारी रेडियल नर्व की पूरी सप्लाई सारी की सारी हमारे पास दब जाए, अगर आपके इतनी ज़्यादा कंप्रेस हो गई है कि वो डैमेज करे तो आपके पास कंप्रेस हो जाती है। फिर आता है फ्रैक्चर ऑफ शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस। शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस कहते हैं, स्पाइरल फ्रैक्चर कहते हैं। उसमें आपके पास जब मिडल शैफ्ट का फ्रैक्चर होगा तो आपके रेडियल नर्व डेफिनेटली डैमेज होगी। उसके सिम्टम्स आपको क्या मिलेंगे, रिस्ट ड्रॉप डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक्सटेंसर को सारे को सप्लाई कर रहा है बैक ऑफ आर्म के, इसलिए रिस्ट आपकी ड्रॉप हो जाएगी। और सेंसरी लॉस आपको पोस्टीरियर साइड ऑफ द आपको आर्म है, उसके अलावा लेटरल लोअर लेटरल साइड ऑफ द आर्म है, ये सारे पे सेंसरी लॉस मिलेगा। और आपके पास यहाँ पे डोर्सम 2.5 डिजिट्स को भी सेंसरी लॉस मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नर्व की, अल्नर नर्व आ जाती है, जिसका दूसरा नाम म्यूजिशियन नर्व है। नाम से पता लग रहा है म्यूजिशियन, मतलब ये फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है, हैंड की फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। ओरिजिन क्या है इसका, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस है। रूट वैल्यू आ जाती है वेंट्रल प्राइमरी माइल ऑफ द C8 and T1 सेगमेंट स्पाइनल कॉर्ड। टर्मिनेट कहाँ होती है, टर्मिनेट होती है मीडियल साइड ऑफ पाम को सप्लाई कर। कोर्स आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, यहाँ से आ रही है ये अल्नर नर्व, देखिए ये सीधी सीधे आर्म में मीडियल साइड पर रन कर रही है। यहाँ पे एंटीरियरली थी, यहाँ पोस्टीरियर साइड पे चलेगी बिहाइंड द मीडियल सुप्राकोंडाइल। यहाँ से क्रॉस करने के बाद दोबारा फोरआर्म में आ गई, यहाँ पे डीप मसल से गुजरने के बाद यहाँ पे सुपरफिशियली आती है, और यहाँ पे फ्लेक्सर रेटिकुलम के सुपरफिशियल पास होने के बाद यहाँ पे आपके पास देखें पाम में जो सुपरफिशियल ब्रांचेज जो हैं ये मीडियल साइड ऑफ द हैंड को क्यूटेनस सप्लाई भी देती है और मस्कुलर सप्लाई भी देगी। यहाँ पे ये मैंने आपको कोर्स बता दिया। ब्रांचेज हम देख लें, फोरआर्म में जो सप्लाई करती है वो करती है हमारे पास फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को सप्लाई करेगी, और फ्लेक्सर डिजिटोरा प्रोफेंडस को सप्लाई करेगी, और फ्लेक्सर डिजिटोरा प्रोफेंडस का मीडियल हाफ को सप्लाई करती है। और इसके अलावा यहाँ पे जो सुपरफिशियल क्यूटेनस ब्रांचेज देती है वो होती है पाल्मर क्यूटेनस ब्रांच, डोर्सल क्यूटेनस ब्रांच, और इसके अलावा आर्टिकुलर ब्रांचेज देती है टू द एल्बो जॉइंट। अब हम हैंड की बात करें तो इसमें मस्कुलर ब्रांचेज देती है 15 मीडियल मसल्स ऑफ द हैंड, क्योंकि 5 को देगी मीडियल नर्व और 15 को मसल को देगी अल्नर नर्व, टोटल 20 मसल्स होते हैं ट्रिक्सिंग मसल्स। क्लिनिकल में हम बात जाते हैं फ्रैक्चर ऑफ द मीडियल सुपर एपिकोंडाइल, यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है तो डेफिनेटली इसके पीछे अल्नर नर्व रन कर रही होती है उसका, तो अल्नर नर्व डैमेज हो सकती है। उसके अलावा अल्नर क्लॉ हैंड है कि यहाँ पे अल्नर कहीं भी कंप्रेस हो जाए, यहाँ पे कंप्रेस हो जाए आपके हैंड में या फिर ऊपर कंप्रेस हो जाए तो आपके अल्नर क्लॉ हैंड के सिम्टम आते हैं, मतलब फोरआर्म में अल्नर जो नर्व है वो कंप्रेस हो गई है, तो आपके पास अल्नर क्लॉ हैंड के सिम्टम क्या आएंगे, आपके पास जो ये लिटिल फिंगर है और आपके पास फोर्थ फिंगर जिसे रिंग फिंगर है, इसमें क्या होगा, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट और एमपी जॉइंट पे हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन होगी और डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे हाइपर फ्लेक्शन होगी, और जो आपके पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिजिट है उनको इतना इफेक्ट नहीं होगा, मोस्टली किसको होगा, फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट जो है उसको इफेक्ट होगा। उन पे हमारे पास मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट और प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंशन और डिजिटल इंटरफ्लेक्सियल जॉइंट पे
हाइपर फ्लेक्शन होगी, तो जिससे हम कंडीशन बनेगी उसे हम कहेंगे अल्नर क्लॉ हैंड। अब देखते हैं मीडियन नर्व के बारे में। मीडियन नर्व का दूसरा नाम है लेबरर्स नर्व। लेबरर्स मतलब लोग जो हाथ बाजू से मजदूरी करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो मेनली मसल्स यूज होते हैं वो फोर आर्म के मसल्स यूज होते हैं खासतौर पर मजदूरी के लिए। तो बेसिकली मीडियन नर्व जो है वो मेनली आपके पास सप्लाई कर रही है फोर आर्म के फ्रंट साइड पे। अल्नर नर्व जो थी वो म्यूजिशियन थी, वो हैंड की फाइन मूवमेंट्स के लिए मोस्टली थी। मीडियन नर्व हैंड के 5 मसल को सप्लाई कर रही है 20 में से, बहुत कम रिस्क है। ज़्यादातर ये हैंड जो फोर आर्म है उसके मसल्स को सप्लाई करती है। ओरिजिनल लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस प्लस मीडियल कॉर्ड, मतलब दोनों कॉर्ड से ही ओरिजिनल लेती है। अब कैसे लेती है, जो लेटरल कॉर्ड है और लेटरल रूट इसकी आती है C5 C6 C7 और जो मीडियल रूट आती है C8 और T1। तो टोटल कितनी इसकी रूट वैल्यू होगी, C5 से T1 हो गई। ये आपने डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए लेटरल से कौन सी आ रही है, मीडियल से कौन सी आ रही है। टर्मिनेट कहाँ होगी, डेफिनेटली सप्लाई इन द लेटरल साइड ऑफ द पाम। अब हम कोर्स देख लेते हैं इसका डायग्राम में, देखें ये फ्रंट ऑफ आर्म में आई है। अब हम इसका कोर्स देख लेते हैं, ये देखें ये आर्म में आ रही है। आर्म में आ कहाँ से रही है, मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। उसके बाद देखें यहाँ आर्म में मीडियल साइड पर रन करी है, पहले एंटीरियर कंपार्टमेंट में, फिर यहाँ से पेयर्स करके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जाएगी। बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है, इसके आके यहाँ पे आर्म में आके यहाँ पे डीप मसल्स को पेयर्स करते हैं, दोबारा सुपरफिशियल हो जाएगी। फ्लेक्सर रेटिकुलम को सुपरफिशियल पास करके सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस में जो है ये मसल्स को सप्लाई करेगी, 15 मसल्स ऑफ हैंड को। और सुपरफिशियल सप्लाई जो है ये 1.5 डिजिट को सप्लाई करेगी मीडियल साइड ऑफ द पाम में। अब हम ब्रांचेस देख लेते हैं। फोर आर्म में जो है ये मीडियल साइड ऑफ फ्लेक्सर जो मसल सप्लाई करेगी, उसमें है फ्लेक्सर कार्पाई एनालिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफेंडस के मीडियल हाफ को सप्लाई करेगी, लेटरल हाफ को सप्लाई नहीं करेगी। और इसके अलावा यहाँ पे पाल्मर क्यूटेनस ब्रांच देगी और डोर्सल क्यूटेनस ब्रांच देगी। तो यहाँ पे नास्टोमोसिस बनाएंगे किसके साथ, हमारे पास मीडियन नर्व के ऑपोजिट ब्रांचेस के साथ। और हमारे आर्टिकुलर ब्रांच देगी टू द एल्बो जॉइंट। हैंड की तरफ आ जाए तो वहाँ पे मस्कुलर ब्रांच देगी मीडियल मसल्स ऑफ द हैंड में, जिसमें हमारे पास इंटरेस्टिंग मसल आ जाते हैं, 15 मसल्स को सप्लाई करेगी। और आपके पास जो इसमें क्यूटेनस ब्रांच है, सुपरफिशियल ब्रांच है, वो आपके पास 1.5 डिजिट को सप्लाई करेगी। अगर हम इसके क्लिनिकल्स की बात करें, मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर फ्रैक्चर हो जाए तो आपके पास, या फिर सुप्राकोंडाइल रीजन में मीडियल साइड पे, तो यहाँ पर अल्नर नर्व डैमेज हो सकती है और आपके पास सिम्टम्स आ सकते हैं। फोर आर्म में वीकनिंग हो सकती है मसल्स की, और अल्नर हैंड की भी वीकनिंग हो सकती है मसल्स की, क्योंकि 15 मसल्स को सप्लाई कर रही है। साथ हमारे पास अल्नर क्ला हैंड भी होगा। अल्नर क्ला हैंड क्या होता है कि आपके पास जो 4th और 5th डिजिट है, इनके हमारे पास मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट और प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है, इन पे हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी। और डिजिटल इंटरफ्लेक्सर जॉइंट है, इन पे हाइपर फ्लेक्शन हो जाएगी। तो एक क्लास शेप आपकी शेप बन जाएगी 2 फिंगर्स की, मेनली 4th और 5th फिंगर की, जो आपके पास रिंग फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है। उसके अलावा थंब हो गया, फर्स्ट सेकंड फिंगर होगी, थर्ड फिंगर होगी, इनकी हमारे पास एज सच क्लॉ हैंड नज़र नहीं आएगा, सिर्फ मेनली 2 फिंगर्स का नजर आएगा, इसलिए इसे अल्नर क्लॉ हैंड बोलते हैं। हैंडल बार न्यूरोपैथी ये होता है कि आपके पास जो साइकिलिंग करते हैं, मोटरसाइकिल होता है, उसका हैंडल बार पे जब कॉन्स्टेंटली फोर्स पड़ता है तो आपके पास ये देखिए जो हाइपोथिनार वाले मसल्स हैं, इनमें प्रेशर पड़ता है और उसके नीचे बोन्स जो हैं हैमट और पीसीफॉर्म है, इनके दरमियान ही आपके पास अल्नर नर्व रन कर रही होती है, तो वो प्रेस हो जाती है और आपके पास जो वीकनिंग और टिंगलिंग सेंसेशंस फील होती हैं, इसको हम कहते हैं हैंडल पैर न्यूरोपैथी बाय कंप्रेसिंग ऑफ द अल्नर नर्व इन द हैंड। अब हम आगे देखते हैं मीडियन नर्व के बारे में, जिसे लेबर नर्व भी कहा जाता है। अल्नर नर्व को म्यूजिशियन नर्व कहा जाता है कि वो हैंड को कंट्रोल करती है। मीडियन नर्व मेनली फोर आर्म के फ्रंट के मसल्स को सप्लाई करती है और हैंड के भी मसल्स सप्लाई करती है, सिर्फ 5 मसल्स सप्लाई करती है। तो मेनली किसकी है, फोर आर्म के नर्व है। इसका ओरिजिनल लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस प्लस मीडियल कॉर्ड से भी इसका ओरिजिन आ रहा है, क्योंकि हाफ ब्रांच इसकी लेटरल कॉर्ड से आती है और हाफ मीडियल कॉर्ड से आती है। तो रूट वैल्यू भी डबल है। लेटरल रूट से हमारे पास C5 C6 C7 है, जबकि मीडियल रूट से C8 और T1 है, इसलिए इसकी टोटल वेंट्रल लंबाई होगा C5 टू T1 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एंड कहाँ होगी, सप्लाइंग बाय द मीडियल साइड ऑफ द पाम, सॉरी लेटरल साइड ऑफ द पाम। इसका कोर्स डायग्राम में दिखाया तो यहाँ पे से आ रही है, ये सारी हमारे पास देखें लेटरल से मीडियल साइड पे जा रही है, उसके एल्बो जॉइंट को क्रॉस किया है और दोबारा अगेन हमारे पास लेटरल साइड पे आ गया है। यहाँ पे ब्रांचेस दे रही है एल्बो जॉइंट में भी, फोर आर्म में भी, और यहाँ पे हमारे पास डीप टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम से पास करेगी। और जो आपके पास देखें यहाँ पे सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस में भी, लेकिन सुपरफिशियल जो है क्यूटेनस सप्लाई है, जो ये क्यूटेनस साइड ऑफ द आर्म को सप्लाई करेगी और फोर आर्म को भी सप्लाई करेगी। और उसके बाद हमारे पास फोर आर्म को और हैंड को सप्लाई करेगी। और जो आपके पास जो डीप ब्रांच है वो आपके पास मसल को सप्लाई करेगी और यहाँ पे आपके इंटरेस्टिंग मसल को सप्लाई करेगी। यहाँ ब्रांचेस मजीद देख लेते हैं। आपको मस्कुलर ब्रांचेस आती है क्यूबिटल फोसा में 3 तरह की है, फ्लेक्सर कार्पेट रेडियलिस को सप्लाई करेगी, पाल्मेरिस लॉन्गस को, और फ्लेक्सर डिजिटल सुपरफिशियलिस को आ जाएगी। फोर आर्म में आ जाते हैं, यहाँ पे एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है जो बेसिकली सप्लाई करती है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को, लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटल प्रोफेंडस, क्योंकि मीडियल हाफ को अल्नर नर्व कर रही थी और प्रोनेटर कोऑर्डिनेटर से यहाँ पे सप्लाई करेगी। उसके बाद यहाँ पे पाल्मर क्यूटेनस ब्रांच है, जो पाल्मर क्यूटेनस ब्रांच है यहाँ पे ये डीप पास होगी फ्लेक्सर टेनिकल को और लेटरल 3.5 डिजिट्स को, और यहाँ पे स्किन ओवर द थिनर एमिनेंस को सप्लाई करेगी।
इसका क्लिनिकल यही है कि मीडियन नर्व इंजरी हो सकती है, कि इसमें क्यूबिटल फोसम इंजरी हो सकती है, या फिर एंटीरियर इंट्रोशन नर्व की इंजरी होगी, तो आपके पास जो मसल्स है फोर आर्म के वो वीक हो जाएंगे। और आपके पास दूसरा क्या होगा, आपके पास यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन मिलेगी आपको, किसमें, स्किन ओवर द थिनार एमिनेंस में और लेटर 3.5 डिजिट्स को। आई होप सो आपको समझ आ गया हो। कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द अपर लिम्ब की। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल मेमोरी नोड्स की। इन्हें हम पैरास्टर्नल नोड्स भी कहते हैं क्योंकि ये स्टर्नम के साइड पर लाई करते हैं। ये ड्रेन करते हैं ब्रेस्ट को किस रीजन में, मीडियल पार्ट होता है ब्रेस्ट रीजन या फिर पैरास्टर्नल रीजन को, और ये लाई करते हैं अलोंग द इंटरनल थोरेसिक वेसल्स। फिर आ जाते हैं हमारे पास एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, जो अपर लिम्ब के सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं। इसमें मेनली 4 ग्रुप्स हैं, एंटीरियर ग्रुप, पोस्टीरियर ग्रुप, लेटरल ग्रुप एंड सेंट्रल ग्रुप। एंटीरियर ग्रुप जो है वो 75% ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ड्रेन करता है और इसके अलावा एंटीरियर थोरेसिक वॉल को ड्रेन करता है। पोस्टीरियर ग्रुप जो है ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला में लाई करता है और ये पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल को ड्रेन करता है एंड 5% ऑफ मेमोरी ग्लैंड को ड्रेन करता है। लेटरल ग्रुप जो है ये हमारे पास लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला में लाई करेगा एंड अपर मीडियल साइड ऑफ द आर्म में लाई करेगा। ये ग्रुप्स किसको ड्रेन करेंगे, कंप्लीट अपर लिम्ब को, आर्म है, फोर आर्म है, हैंड है, इसको ड्रेन करेंगे। इसमें एक्सेप्शन है थंब, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म, इसको ड्रेन नहीं करेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा किसको ड्रेन, वो थंब, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर कहाँ ड्रेन होगा। सेंट्रल ग्रुप जो है, जो एंटीरियर ग्रुप है, पोस्टीरियर ग्रुप है, लेटरल ग्रुप है, इन सब का लिम्फ जो है ये पास होता है टू द सेंट्रल ग्रुप, इसलिए इसे सेंट्रल ग्रुप कहा जाता है क्योंकि एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल ग्रुप से लिम्फ को इकट्ठा करता है। उसके बाद आ जाता है एपिकल ग्रुप या फिर इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप। एपिकल ग्रुप या फिर इंफ्राक्लेविकुलर ग्रुप, देखिए नाम से पता लग रहा है बिलो द क्लेविकल लाई कर रहा है, और ये सेंट्रल ग्रुप से लिम्फ पास होगा किसमें, एपिकल ग्रुप में। और इसके अलावा ये लिम्फ कहाँ से लेगा, थंब से लेगा। तो जब हमने यहाँ पे एक्सेप्शन पढ़ी थी, थंब का लिम्फ कहाँ जाएगा, कहाँ ड्रेन होगा, एपिकल ग्रुप में ड्रेन होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे सुप्राक्लेविकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। सुप्राक्लेविकुलर नाम से पता लग रहा है आपको अबव द क्लेविकल, जो अब देखिए यहाँ से एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल ग्रुप में ड्रेन हो रहा था, सेंट्रल एपिकल में ड्रेन हो रहा था, एपिकल फाइनली किस में ड्रेन होगा, सुप्राक्लेविकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में होगा। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स की एक चेन सी बन रही है जो फाइनली ड्रेन कहाँ पे हो रही है, सुप्राक्लेविकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। और यहाँ का जो इनका लिम्फ है वो जाएगा किस में, वीनस सिस्टम में या वीनस ब्लड में। अब हम आ जाते हैं आगे, आर्म की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बस सुप्राट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स या सुपरफिशियल क्यूबिटल लिम्फ नोड्स। सुपरफिशियल क्यूबिटल लिम्फ नोड से आपको नाम का पता लग रहा है कि ये क्यूबिटल फोसा में लाई कर रहे होंगे इन द सुपरफिशियल पार्ट, किसमें, मीडियल एपिकोंडाइल के सामने, और ये ड्रेन कर रहे होंगे मीडियल साइड ऑफ द या मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म। फिर आया था डेल्टोपेक्टोरल लिम्फ नोड्स, ये डेल्टोपेक्टोरल ग्रुप में लाई कर रहे होंगे। डेल्टोपेक्टोरल ग्रुप कहाँ पे है, बिटवीन द डेल्टॉइड मसल एंड पेक्टोरलिस मेजर मसल, और ये ड्रेन करते हैं लेटरल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म। फिर आ जाता है, अब देखिए फ्रंट की सारी बात कर लीजिए, बैक ऑफ आर्म एंड फोरआर्म की बात कर लेते हैं। इसमें आता है लिम्फ नोड्स ऑफ द बैक एंड फोरआर्म। ये इनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, बस ये स्कैटर्ड लिम्फ नोड्स पड़े हैं, उसको हम वर्टिकल शेड कह दिया, वर्टिकल एरिया ऑफ लिम्फ शेड इन द बैक ऑफ द आर्म एंड द फोरआर्म। क्लिनिकल्स देखने से पहले हम इसको आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। आप ये डायग्राम देखें, इसमें डिफरेंट लिम्फ नोड्स के आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल मेमोरी नोड्स या फिर पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स। ये ड्रेन करते हैं मीडियल साइड ऑफ द ब्रेस्ट एंड मीडियल हाफ ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेमोरी ग्लैंड। उसके अलावा पैरास्टर्नल रीजन को ड्रेन करेंगे, और यही इंपॉर्टेंट होते हैं आपको क्लिनिकल के लिहाज से कि एक ब्रेस्ट का लिम्फ जो है इनके ज़रिए दूसरे ब्रेस्ट में कम्युनिकेट कर सकता है, और कार्सिनोमा स्प्रेड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट लिम्फ नोड्स हैं। फिर आ जाता है एक्सिलरी ग्रुप लिम्फ नोड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीरियर, ये आपको पर्पल से शो किया हुआ है, ये हमारे देखें मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, इसको ड्रेन कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये एंटीरियर थोरेसिक वॉल को ड्रेन करते हैं। पोस्टीरियर ग्रुप जो है पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला में लाई करते हैं, ये 5% ऑफ द मेमोरी ग्लैंड को ड्रेन करते हैं और मोस्टली का ड्रेन करते हैं पोस्टीरियर थोरेसिक वॉल को। उसके बाद देखें लेटरल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये लेटरल वॉल में लाई कर रहे हैं एक्सिला के, अपर मीडियल पार्ट ऑफ द आर्म में लाई कर रहे हैं। ये कंप्लीट आर्म, फोर आर्म एंड हैंड को सप्लाई करते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ थंब, मीडियल बॉर्डर ऑफ द आर्म, फोर आर्म एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म। अब देखें इन तीनों का एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल ग्रुप का हमारे पास लिम्फ ड्रेन होगा हमारे पास सेंट्रल ग्रुप में। सेंट्रल से वो पास होगा ये ग्रीन कलर का इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, और इंफ्राक्लेविकुलर से ये सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स जाएंगे, और सुप्राक्लेविकुलर से ये फाइनली हमारे पास पास हो जाएंगे किसमें, वीनस सिस्टम में। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस में एक तो है मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म, ये ड्रेन होगा सुप्राट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स या सुपरफिशियल क्यूबिटल लिम्फ नोड्स। लेटरल ग्रुप जो है वो हमारे पास ड्रेन होगा डेल्टोपेक्टोरल लिम्फ नोड्स, और जो थंब है वो ड्रेन होगा किसमें, डायरेक्टली एपिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। अब हम बात कर लेते हैं अपर लिम्फ की क्लिनिकल्स की, लिम्फेटिक्स की।
उसमें हमारे पास 3 क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेडिनाइटिस, लिम्फेडिमा। ये आपको बीडीसी और केएलएम दोनों मिल जाएंगे। लिम्फेंजाइटिस क्या चीज़ है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स को हम कहते हैं लिम्फेंजाइटिस। लिम्फेडिनाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स को हम कहते हैं लिम्फेडिनाइटिस। और फाइनली लिम्फेडिमा क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल आपके पास लिम्फ नोड्स को हमने रिमूव कर दिया, तो जो लिम्फेटिक वेसल्स थी वो लिम्फ नोड्स में ड्रेन होनी थी, वो नहीं हो रहे, तो लिम्फ उनके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा एक्सेसिव और एडिमा क्रिएट कर देगा, उसे हम कहेंगे लिम्फ एडिमा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्लिनिकल्स फ्रॉम द अपर लिम्ब विद रिस्पेक्ट टू द बुक बीडीसी या बीडी चौरासी, जिसमें मैंने आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं सारे एक पेज पे लिख लिए हैं और इसको ब्रीफली सारे क्लिनिकल्स को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये क्विक रिवीजन के लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल हमें पता है होगा क्यों। आप फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है वो आउटस्ट्रेच हैंड पे ऊपर डायरेक्टली गिरा है, तो उसकी वजह से जो हैंड पे गिरा है वो फोर्स ट्रांसफर होती है तो क्लेविकल पे आएगी। और क्लेविकल का जो वीकेस्ट पॉइंट है एट द जंक्शन ऑफ इट्स मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3, वो जहाँ पे कर्व होता है वो हमारे पास वीकेस्ट पॉइंट है। वहाँ पे फ्रैक्चर क्या होगा? क्लेविकल का फ्रैक्चर हो जाएगा। और फ्रैक्चर होने की वजह से होगा क्या? जो आपके पास लेटरल सेगमेंट है वो आपके पास बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी और वो डिस्प्लेस डाउनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि आर्म उसके साथ अटैच होता है, जहाँ में शोल्डर जॉइंट बन रहा होता है एक्रोमियन के साथ। और आपके पास जो मीडियल सेगमेंट है वो स्लाइटली अबव हो जाएगा, क्योंकि ट्रेपीजियस अलोंग जो है वो लेटरल सेगमेंट को होल्ड नहीं कर सकेगा। दूसरा हमारे पास क्लिनिक आया था विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। पैरालिसिस ऑफ द सीरेटस एंटीरियर मसल हो जाए, और वो किस वजह से होगी? डैमेज टू द लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। C5, C6, C7 रूट वैल्यू होगी इसकी। उसकी वजह से क्या होगा? जो आपके पास स्कैपुला है वो आपके पास विंगिंग आ जाएगा, उसका मीडियल बॉर्डर जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, इन्फीरियर एंगल भी प्रोमिनेंट हो जाएगा, और वो बॉक्सिंग मूवमेंट्स से पंचिंग मूवमेंट्स भी लॉस हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। फिर हमारे पास आता है फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस की अगर हम बात करें तो ह्यूमरस के आपके पास कॉमन फ्रैक्चर्स जो आ जाते हैं वो आता है अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, जिसमें एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी, इन अलोंग द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस जिसमें रेडियल नर्व डैमेज हो जाएगी। और हमारे पास सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर आएंगे, जिसमें अगर मीडियल साइड है तो वहाँ पे अल्नर नर्व डैमेज हो जाएगी बैक साइड पे, और फ्रंट पे मीडियल नर्व डैमेज हो सकती है। ये सेपरेट नर्व डैमेज में आपको डिटेल में आपके आगे देखेंगे। अब आए थे रेडियस फ्रैक्चर। रेडियस फ्रैक्चर्स के 2 इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर, कॉलिस फ्रैक्चर एंड सेमिस फ्रैक्चर। कॉलिस फ्रैक्चर ये आपके पास डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस 2 सेंटीमीटर अबव द रिस्ट जॉइंट, वहाँ पे अगर आपके पास रेडियस फ्रैक्चर हो जाए और आपके पास जो रेडियल सेगमेंट है वो अबव एंड बैकवर्ड जाए, सपोज करें आपके पास ये रिस्ट है, इसमें से सेगमेंट निकल के अबव एंड बैकवर्ड जाए, तो एक डिनर शेप डिफॉर्मिटी बनती है। केएलएम इसको डिनर शेप डिफॉर्मिटी बोला गया। इस फ्रैक्चर को कहते हैं कॉलिस फ्रैक्चर। आपके पास जो डिस्टल सेगमेंट है अपवर्ड, अबव और बैकवर्ड जाए तो सब कॉलिस फ्रैक्चर बोलेंगे। अगर वही डिस्टल सेगमेंट जो है वो अब एंटीरियरली मूव कर जाए, बैकवर्ड ना जाए, उसको हम स्मिथ फ्रैक्चर बोलेंगे। डिफरेंस यही है। और फ्रैक्चर कहाँ का होगा? डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस का होगा। अब हमारे रहते हैं अल्ना के फ्रैक्चर पे, जिसमें फ्रैक्चर ऑफ ओलिक्रेनियन एंड फ्रैक्चर ऑफ कोरोनॉइड है। आपको पता है दोनों इसके प्रोसेसेस हैं। अगर आपके पास डायरेक्टली कोई पेशेंट या पर्सन डायरेक्टली एल्बो के ऊपर उसको स्ट्राइक हुई है या फिर गिरा है वो फर्श पे और उसको फ्रैक्चर हो गया एल्बो पे, जिसमें जॉइंट भी उसका डिसलोकेट हो सकता है एल्बो जॉइंट, तो आपके पास जो फ्रैक्चर होगा ओलिक्रेनियन का होगा, क्योंकि जो ब्लो आया, स्ट्राइक आया, वो एक्सटर्नली आया और बैक साइड ऑफ एल्बो आया है, तो आपका फ्रैक्चर होगा ओलिक्रेनियन। और जब आप सपोज करें कोई और आपके पास डायरेक्टली आउटस्ट्रेच हैंड पे पर्सन गिरा है या फिर कोई इस तरह डायरेक्टली गिरा है कि आपके पास एल्बो का जॉइंट डिसलोकेट हुआ है और वो पोस्टीरियरली डिसलोकेट हुआ है, उसकी वजह से डैमेज किसके होगा? कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना डैमेज हो जाएगा। अब आया था फ्रैक्चर ऑफ स्कैफॉइड। स्कैफॉइड आपको पता है कि आपके हैंड की बोन है, और जब भी आउटस्ट्रेच हैंड पे पर्सन गिरता है या फिर स्ट्राइक होती है, जो सबसे पहले बोन जो डैमेज होती है हैंड की, जो हमारे पास कार्पल बोन है, उसमें सबसे पहले होती है स्कैफॉइड बोन। स्कैफोल्ड बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा और इससे होगा क्या? आपके पास पेन और टेंडरनेस होगी इन द एनाटॉमिकल सन ऑफ बॉक्स, और आपके पास इससे स्कैफोल्ड बोन है उसकी एवस्कुलर नेक्रोसिस भी हो सकती है अगर वहाँ पे उसकी आर्टेरियल सप्लाई नहीं होगी। फिर आ जाता है मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर आ जाता है मेटाकार्पल में, फर्स्ट मेटाकार्पल में, उसको हम बेनेट्स फ्रैक्चर भी बोलते हैं। ये आपके पास क्या होगा? डायरेक्ट स्ट्राइक हो गई है या फिर आपके फॉलन एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो आपके फर्स्ट मेटाकार्पल की बेस है वो डैमेज हो सकती है। उसके बाद आता है पोलन सिंड्रोम। आई थिंक बीडीसी में नहीं दिया हुआ, ये केएलएम से लिख लिया मैंने, तो आप इसको कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। पोलैंड सिंड्रोम में ये होता है कि बॉडी के एक साइड के जो मसल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मतलब एक साइड के नॉर्मल प्रेजेंट होंगे, दूसरी साइड के एब्सेंट होंगे। कौन से एब्सेंट होंगे? मोस्टली जो होता है वो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर एब्सेंट होते हैं। तो आपको जो सिम्टम नज़र आएंगे पेशेंट में वो ये होगा, एक तरफ के प्रोमिनेंट चेस्ट नज़र आएगा जिसमें आपको पेक्टोरलिस मेजर एक प्रॉपर शेप नज़र आएगी चेस्ट की, जबकि अपोजिट साइड पे एक प्लेन चेस्ट नज़र आएगा, उस पर मसल डेवलप नहीं नज़र आएगा, और ये कॉन्जेनिटल डिसेबिलिटी है।
PUD और एंजियोपेरेंस और ये पकरिंग ऑफ स्किन इन्फिल्ट्रेशन, ये है रिलेटेड टू द कैंसर सेल्स ग्रोथ इन द मेमरी ग्लैंड। जो फीमेल है उसमें मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है वो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो आपके पास सपोज करें ब्रेस्ट कैंसर सेल्स हैं वो, और वो आपको पता है जो कैंसर सेल्स होते हैं वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं लिम्फ नोड्स को, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से जो लिम्फ है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट होने की वजह से वो लीक आउट हो जाएगा फ्रॉम द वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, और वहाँ पे एक जो स्किन में एडिमा क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो पूरा आपका मेमोरी ग्लैंड है वहाँ पे एक जो अपीयरेंस होगी वो होगी PUD और एंजियोपेरेंस। और वो आपके पास जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं अगर उनको इन्फिल्ट्रेट कर दिया है कैंसर सेल्स ने तो वो फिक्स हो जाएगा आपके मेमोरी ग्लैंड, और स्किन क्या हो जाएगी, इसकी पुकरिंग हो जाएगी, मतलब रिट्रैक्ट हो जाएगी स्किन। अब आ जाता है आर्ब्स पैरालिसिस और क्रम्कीज पैरालिसिस। आर्ब्स ड्यूकिनी पैरालिसिस या फिर आर्ब्स पैरालिसिस हमारे पास क्या चीज़ है, सपोज करें आपके पास अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस है उसका डैमेज हो गया है तो उसको हम बोलते हैं आर्ब्स पैरालिसिस। उसमें पेशेंट आपको प्रेजेंट कैसे करेगा, उसका आर्म जो है वो अडक्ट होगा, मीडियल रोटेट होगा, और जो इसकी एल्बो एक्सटेंडेड होगी, और हैंड जो है प्रोनेटेड होगा। मैं आपको अगेन रिपीट करता हूँ, आर्म जो है अडक्टेड होगा और मीडियल रोटेटेड होगा, जो एल्बो और फोर आर्म है वो एक्सटेंडेड होगी आपके पास, और आपके पास जो हैंड है वो प्रोनेटेड होगा। तो जो ये सारा हुआ है इसके ऑपोजिट मूवमेंट के मसल्स वो हैं वो पैरालाइज हुए हैं, इस वजह से ये हुआ है। मैंने आपको बताया था जो आर्म है वो अडक्ट होगा, तो मतलब अबडक्शन और मसल्स डेल्टॉइड पैरालाइज है। जो एल्बो है और फोरआर्म है वो एक्सटेंडेड है, मतलब जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो पैरालाइज हैं, जैसे कि हमारा बाइसेप्स हो गया, ब्रेकियोरेडियलिस हो गया, ब्रेकियलिस मसल हो गया, ये सारे पैरालाइज हो गए। उसके बाद हमारे पास हैंड क्या प्रोनेटेड मतलब सुपीनेटर मसल भी पैरालाइज हो जाएगा। इसमें रूट वेरी नर्व डैमेज जो होगी वो होगी C5 C6। और आपके पास इसकी कॉज क्या होगी, डायरेक्ट इंजरी भी हो सकती है, अनड्यू सेपरेशन हो सकती है, आपके बर्थ इंजरीज हो सकती हैं। क्लम्कीज पैरालिसिस क्या है, आपके पास यहाँ पे अपर ट्रंक का इंजरी है, यहाँ पे क्लम्कीज पैरालिसिस इंजरी टू द लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस लीड टू द क्लम्कीज पैरालिसिस, जिसमें C8T1 रूट वैल्यू होगी। और इसमें जो नर्व मसल्स पैरालाइज होंगे वो हमारे पास इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ हैंड होंगे और अल्लर साइड ऑफ मसल्स ऑफ फोर आर्म होंगे। ये सारे क्योंकि C8T1 रूट वैल्यू यहाँ इसके सारे मसल्स पैरालाइज होंगे। और इसके पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद द कंप्लीट क्लॉ हैंड, जिसमें आपके पास सारे जो आपके फिंगर्स हैं उसमें मेटाकार्पोफिलेंजियन जॉइंट कम हाइपर एक्सटेंडेड होगा और आपके पास इंटरफ्लेंजियन जॉइंट्स फ्लेक्स होंगे। तो आपके पास एक क्लॉ एक शेप बन जाएगी, इसे क्लॉ हैंड बनेंगे। और इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है आपके पास एक पर्सन है उसने सडनली लटकने की कोशिश की या फिर छत से गिरा था तो उसने अनड्यू ग्रिप की कोशिश किया, तो आपके पास जो प्रेशर पड़ा आपके लोअर ट्रंक पे पड़ा और वो डैमेज हो गया, इसलिए क्लॉ हैंड कंडीशन ही बन जाती है। अब आ जाते हैं इसके फर्दर क्लिनिकल्स पे, जिसमें एक हमारे पास आ जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन जो चॉइस होती है डॉक्टर की वो हमारे पास होती है डेल्टॉइड मसल, मतलब शोल्डर पे जो लेटरल साइड पे होता है। जो डेल्टॉइड होता है उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है, मिड रीजन ऑफ द डेल्टॉइड मसल। उसकी रीज़न क्या है कि जो अगर आप उसके ऊपर और साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है, और अगर आप डेल्टॉइड मसल से नीचे आपको इंजेक्शन लगाएंगे तो वहाँ पे आपको रेडियल नर्व डैमेज हो सकती है। तो इनके केसेस ला दूँगा। इंट्रावीनस इंजेक्शन के लिए मोस्ट कॉमन जो आपके पास चॉइस होती है डॉक्टर के पास वो होती है मीडियन क्यूबिटल वेन, उसमें लगाया जाता है इंट्रावीनस इंजेक्शन। अगर मीडियन क्यूबिटल वेन फॉर एग्जाम्पल नहीं पल्पेट हो रही या फिर नहीं मिल रही तो सेकेंड चॉइस होती है बेसिलिक वेन या बेसिलिक बोल लें, जो भी आपका दिल करे। तो उसकी रीज़न क्या है, जो सिफेलिक वेन है या कैफेलिक वेन है वो आपके पास लेटरल बॉर्डर ऑफ आर्म एंड फोर आर्म पे मूव कर रही होती है और वो मसल्स सुपरफिशियल होती है, मसल्स के अंदर से नहीं गुजर रही होती है एज़ कम्पेयर टू बेसिलिक वेन जो मिड आर्म के अंदर ही इंट्रामस्कुलरली रन करने लग जाती है। उससे क्या होता है, जो ब्लड होता है वो फास्टली मूव करता है, उसको एड मिलती है बाय द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जो आपके बेसिलिक वेन है वो सेकेंड मोस्ट फेवरेट चॉइस होगी आफ्टर द मीडियन क्यूबिटल वेन। ब्रेकियल पल्सेशंस, जो ब्रेकियल आर्टरी पल्सेशंस है वो मोस्ट फेवरेट चॉइस है फॉर रिकॉर्डिंग द ब्लड प्रेशर, और उसके लिए हमें पास क्या करता है, इन फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट मीडियल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकिया है, आपके ब्रेकियल आर्टरी को पल्पेट कर सकते हैं, उसकी पल्सेशंस को ले सकते हैं। रेडियल नर्व इंजरीज जो कॉमनली हमारे पास वो एक है शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस में वहाँ पे है या फिर एक्जिला में। अगर आपके पास एक्जिला में रेडियल नर्व इंजरी होगी तो आपके पास ट्राइसेस भी पैरालाइज हो जाएगा, आपके पास एक्सटेंशन लॉस हो जाएगी, आपके पास रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी और आपके पास सेंसरी लॉस होगा पोस्टीरियर साइड ऑफ द आर्म में। और एज़ कम्पेयर टू द आर्म में अगर फ्रैक्चर हो गया तो ट्राइसेप्स जो है उसका मीडियल हेड बच जाएगा, वो पैरालाइज नहीं होगा क्योंकि उसमें एक्जिला से भी एक सप्लाई मिल जाती है। और आपके पास उसमें क्या प्रेजेंटेशन होगी, उसमें आपके पास कॉमनली जो प्रेजेंटेशन होगी रिस्ट ड्रॉप होगा और सेंसरी लॉस होगा पोस्टीरियर साइड ऑफ द आर्म में। डुपोइंटेंस कॉन्ट्रैक्चर में आपके पास क्या होगा, आपके पास जो पाल्मर एपिनेरेसिस होती है
कॉमनली कौन साइड पे, अल्नर साइड पे या मीडियल साइड पे, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आपके पास जो थिकनिंग हो जाएगी या फिर हार्ड हो जाएगी आपके पास जो पाल्मर एपिनेडोसिस है, वो आपके पास कौन साइड होगी, उसे हम कहेंगे डुपाइट्रेंस कंट्रक्चर। और वहाँ पे आपके पास होगा क्या, पेशेंट प्रेजेंट किस तरह होगा, उसकी जो आपके पास रिंग फिंगर होगी और लिटिल फिंगर जो होगी, मोस्टली रिंग फिंगर होती है, वो सेमी फ्लेक्स कंडीशन में होगी, इसके प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजर जॉइंट फ्लेक्स कंडीशन में होगा। उसकी रीज़न क्या है, जो आपके पास इन्फ्लेमेशन हो गई है पाल्मर एपिनेडोसिस की। रेडियल आर्टरी पल्सेशन आपके पास पता है रिस्ट जॉइंट के ऊपर होती है, लेटरल साइड ऑफ द फोरआर्म एंड द जंक्शन ऑफ रिस्ट पे होती है, बिटवीन टेंडन ऑफ द ब्रैकियोरेडियलिस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। और ये कॉमनली रिकॉर्ड ली जाती है, आम टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है इससे, जैसे कॉमनली आप पल्स रेट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अल्नर नर्व इंजरी आपके पास कहाँ हो सकती है, आपके पास बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे रन कर रही होती है। और इसके अलावा अगर ये अल्नर नर्व इंजरी हो गई तो इसको अगर हम प्रेस हो जाए तो हम फनी बोन बोलते हैं। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम भी इससे रिलेटेड है, क्योंकि अल्नर नर्व पास कर रही होती है बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। अगर उसके दरमियान कंप्रेस हो जाए तो आपके जो सिम्टम्स आएंगे वो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम के आएंगे। उसके बाद अल्नर क्लॉ हैंड। अच्छा, अगर क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हो गया तो होगा क्या, जो आपके पास फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस है, कौन सी साइड का, अल्नर साइड का, और आपके जो मसल सप्लाई हो रहे हैं अल्नर बॉर्डर पे, वो आपके पैरालाइज हो जाएंगे और कंप्लीट जो 15 मसल्स है अल्नर नर्व सप्लाई के हैंड में वो पैरालाइज हो जाएंगे। उसके बाद अल्नर क्लॉ हैंड में क्या होगा, आपके पास जब ये आपके सपोज करिए क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हो गया, फिर अल्नर नर्व इंजरी हो गया, तो आपके पास जो फिंगर्स हैं, हमारे पास जो रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है, ये आपके पास सेमीफ्लेक्स कंडीशन में चल जाएगी। जो इसके मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है, एमपी जॉइंट है, वो हाइपर एक्सटेंड हो जाएंगे और ये वाले जॉइंट के सेमीफ्लेक्स हो जाएंगे और बाकी दो फिंगर्स आपकी सीधी हो जाएंगी। तो आपको ये कंडीशन होगी पेशेंट की जिसमें ये दो फिंगर्स सेमीफ्लेक्स हो जाएंगी, तो इसे अल्नर क्लॉ हैंड बोलते हैं, रेस्टिंग पोजीशन में। मीडियल नर्व इंजरी जो है आपको कार्पल टनल सिंड्रोम में होगी। कार्पल टनल सिंड्रोम में होगा कि आपका मीडियल नर्व जो है वो आपके पास सपोज कर टेंडिनाइटिस हो गया या कोई कंडीशन हो गई जिसमें आपका मीडियल नर्व कंप्रेस हो गया। इसका एक और क्लिनिकल होता है प्रोनेटर टेरिस सिंड्रोम, कि आपके पास जो मीडियल नर्व है वो बिटवीन द टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टेरिस मसल कंप्रेस हो सकती है। तो वहाँ पे आपके पास सिम्टम्स जो है वो फोरआर्म में भी आएंगे, हैंड में भी आएंगे। जो कार्पल टनल सिंड्रोम है उसमें मोस्टली सिम्टम्स आपके पास किस में आएंगे, हैंड में आएंगे। जो थिनार मसल्स हैं उनकी पैरालिसिस हो जाएगी और आपके पास जो लेटरल 1/3 ऑफ द पाम ऑफ स्किन है उसकी सेंसरी लॉस हो जाएगा अलॉन्ग विद द नेल्स। उसके अलावा आपके पास जो क्लॉ हैंड होगा उसे हम बोलेंगे एपीज हैंड या फिर मीडियन नर्व क्लॉ हैंड। उसमें क्या होगा, आपके पास नॉर्मली आपके पेशेंट कोई प्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन जब वो ग्रिप करने की कोशिश करेगा तो आपके पास ये दो फिंगर्स तो ग्रिप हो जाएंगी, लेकिन ये दो मसल्स की फ्लेक्शन वीक हो जाएगी। इसकी वजह से इनकी कंप्लीट फ्लेक्शन नहीं होगी, इसे हम बोलते हैं मीडियन हैंड क्लॉ हैंड। ये देखें, और जो आपके पास कंडीशन हो गई और आपके पास जो थिनार मसल्स है पैरालाइज होने की वजह से थंब इसका अटैच हो जाएगा, इसे बोलते हैं एपीज हैंड। तो एपीज हैंड भी हो जाएगा और मीडियन नर्व क्लॉ हैंड भी हो जाएगा। अब आया था डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट कॉमनली एंट्रो एंटीफीरियरली होता है। वैसे तो कहीं भी अगर आपको डायरेक्ट हिट हुई है, इंजरी हुई है, तो आपके बैक साइड भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली एंट्रो इन्फीरियर होता है क्योंकि वहाँ पे जॉइंट कैप्सूल वीक होता है। अब ऐसे शोल्डर टिप पेन। शोल्डर टिप पेन आपके पास जो है वो कॉमनली हो सकता है आपके पास फ्रेनिक नर्व की इरिटेशन की वजह से, क्योंकि फ्रेनिक नर्व जो है वो डायफ्राम को भी सप्लाई कर रही होती है और वही C3 C4 रूट वैल्यू हमारे पास शोल्डर के ऊपर स्किन को भी सप्लाई कर रही होती है। तो इसलिए शोल्डर टिप पेन आपके फ्रेनिक नर्व जो डायफ्राम को सप्लाई कर रही है उसकी वजह से भी हो सकती है। रैफिड पेन बोलते हैं इसे। अब आया था टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, स्टूडेंट एल्बो। टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो रिलेटेड है। किस तरह रिलेटेड है, सपोज करें आपके पास जो लेटरल एपिकोंडाइल है वहाँ से आपके पास सारे एक्सटेंसर मसल्स निकल रहे हैं फोर आर्म के, उसके आपके पास रिपीटेड ट्रॉमा हो जाए या फिर लेटरल एपिकोंडाइलिटिस बोलते हैं, जो आप आमतौर पर टेनिस एल्बो या टेबल टेनिस प्लेयर्स में होती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेनिस एल्बो। और गोल्फर्स एल्बो क्या है, आपके पास यही कंडीशन और रिपीटेड ट्रामा हो किसको, टू द ओरिजिन ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोर आर्म, क्योंकि जो मीडियल एपिकोंडाइल है वो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं गोल्फर्स एल्बो। स्टूडेंट एल्बोज क्या चीज़ है कि आपके पास जो ट्राइसेप्स ब्रेक किया है उसके नीचे जो बरसा होता है उसकी बर्साइटस हो जाए, उसकी इन्फ्लेमेशन हो, तो उसको हम कंडीशन को बोलते हैं स्टूडेंट्स एल्बो, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं वो एल्बो को सपोर्ट करके लेक्चर सुनते होते हैं, तो वहाँ पे उनकी बर्साइटस हो जाती है, इसलिए इसको स्टूडेंट एल्बो बोलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीकर्वियंस टीनोसाइनोवाइटिस, इसको डीकर्वियंस सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें आपको नाम से पता लग रहा है टीनोसाइनोवाइटिस मतलब जो टेंडन्स हैं उनकी टेंडिनाइटिस हो जाएगी, और वो कौन सी टेंडन्स की होगी, आमतौर पर इसको गेमर स्तंभ भी बोलते हैं, गेमर स्तंभ या फिर डीकर्वियंस टीनोसाइनोवाइटिस। इसमें दो टेंडन्स इन्वॉल्व होंगे, एक होगा एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गर और एक होगा एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस।
जो यहाँ से पास होते हैं और जो आमतौर पे गेमर्स थंब को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए इसको गेमर्स थंब भी बोलते हैं। इनके आपके पास टेंडिनाइटिस हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं डी कर्वियस टीनोसाइनोवाइटिस, और इसको रिलीव करने के लिए आपके पास जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो स्टेरॉइडल इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और जो पेशेंट होता है उसको ये कहा जाता है कि वो आपके पास थंब को कम यूज़ करे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, और आपको कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्लिनिकल्स फ्रॉम द अपर लिम्ब फ्रॉम द KLM अदर देन BDC। ये क्लिनिकल्स की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो है वो आप चैनल पे मौजूद है, वो देख सकते हैं। वो क्लिनिकल्स है फ्रॉम द अपर लिम्ब फ्रॉम द BDC BD चौरासिया। ये सेकंड है, इसमें सिर्फ वो क्लिनिकल्स इन्वॉल्व करूँगा जो BDC में एबसेंट है या KLM में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बात आती है डिनर फॉर डिफॉर्मिटी। इसको BDC में दिया है विद द नेम कोलिस फ्रैक्चर। डिनर फॉर डिफॉर्मिटी में होता है कि आपके पास जो अपीयरेंस होती है पेशेंट की, उसके हैंड की, वो एक डिनर फॉक जैसे बन जाती है। कि आपको डिनर फॉक कैसे होता है कि आपके पास आगे से यूँ एक बैंड सा क्रिएट होता है। अब वो कैसे होगा, आपके पास कोलिस फ्रैक्चर में होता क्या था, आपके पास जो लोअर एंड ऑफ रेडियस होता है उसका फ्रैक्चर होता है, जिसकी वजह से डिस्टल एंड ऑफ रेडियस का सेगमेंट जो होता है वो अपवर्ड एंड बैकवर्ड पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो जाता है, और जो स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ रेडियस होता है वो बैकवर्डली मूव कर जाता है। तो जो आपके पास स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ अल्ना होता है, नॉर्मल उसकी पोजीशन हमारे पास क्या होती है, वो नॉर्मल उसकी पोजीशन प्रॉक्सिमल टू द स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ रेडियस होती है, मतलब उससे पीछे होता है। लेकिन जब वो फ्रैक्चर होता है तो सेगमेंट पीछे चला जाता है, तो जो रेडियस का स्टाइलेट प्रोसेस है वो पीछे आ जाता है। तो यही रीज़न है कि आपके पास जो अपेयरेंस होती है, आपके पास जो सेगमेंट पीछे निकलने की वजह से, वो हमारे पास होती है डिनर फॉर्क जैसी, इसलिए इसको नाम देते हैं डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। दूसरा है इंजरी टू द स्पाइनल एसेसरी नर्व। स्पाइनल एसेसरी नर्व 11th क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाई जाती, सेकंड ईयर में आपके पास आएंगी हेड एंड नेक रीजन में। तभी आप इतना समझ ले, सिर्फ स्पाइनल एसेसरी नर्व जो है वो हमारे पास 11th क्रेनियल नर्व होती है। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है, उसमें 11th पेयर जो हमारे पास मेनली सप्लाई करती है किस मसल को, ट्रेपेजियस को। तो जब आपको स्पाइनल एसेसरी नर्व की जो आपके पास इंजरी होगी, तो आपके पास एक साइड का, जिस साइड का नर्व डैमेज होगी उस साइड का हमारे पास पैरालाइज हो जाएगा मसल, कौन सा, ट्रेपेजियस, और उस साइड की श्रगिंग मूवमेंट्स लॉस हो जाएंगी। तो पेशेंट को हम टेस्ट करने के लिए कहेंगे श्रगिंग मूवमेंट्स परफॉर्म करो, तो इप्सी लेटरल लॉस ऑफ श्रगिंग मूवमेंट्स होगी जिस साइड पर स्पाइनल एसेसरी नर्व डैमेज हो जाएगी। थर्ड है इंजरी टू थ्रैकोडोर्सल नर्व। जो थ्रैकोडोर्सल नर्व है वो लेटिस्मस डोर्साई को नर्व सप्लाई करता है, इसकी रूट वैल्यू C6 to C8। और आपके पास ये नर्व जब पैरालाइज होगी तो आपके पास जो लेटिस्मस डोर्साई है, जो क्लाइंबिंग मसल है बेसिकली, और आपके वजह से आपके बैठे हैं उसको खड़ा करने में हेल्प करता है, और आपके पास लोअर लिम्ब को अपवर्ड पुश करने में हेल्प करता है, क्योंकि कनेक्ट कर रहा होता है आपके पास जो ट्रंक को कनेक्ट कर रहा होता है नीचे लोअर लिम्ब के साथ, मसल को जो हिप बोन के साथ अटैच होता है ये। तो आपके पास मसल पैरालाइज होगा तो आपके क्लाइंबिंग मूवमेंट से बैठे से खड़ा होने में मुश्किल होगी। इंजरी टू डोर्सल स्कैपुलर नर्व। डोर्सल स्कैपुलर नर्व या फिर नर्व टू द रोम्बॉइड्स को सप्लाई करेगी, और आपके पास जब ये मसल्स पैरालाइज होंगे तो आपके पास एक तो रिट्रैक्शन मूवमेंट्स जो है जो रोम्बॉइड्स परफॉर्म करते हैं वो लॉस हो जाएगी, और दूसरा जो आपके पास नॉर्मल पोजीशन में जब कोई मूवमेंट परफॉर्म ना भी करें तो स्कैपुला जो है वो मीडियली अवे, नॉर्मल अपनी पोजीशन में नहीं होगा, जो एक नॉर्मल पोजीशन होता है उससे मीडियल प्लेन से अवे लाई कर रहा होगा, नॉर्मल पोजीशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। फिफ्थ पॉइंट है इंजरी टू एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व आपको पता है कि मेनली इसकी सप्लाई किसको होती है, डेल्टॉइड मसल को होती है। रूट वैल्यू है C5 C6। जब ये नर्व डैमेज हो जाएगी तो डेल्टॉइड मसल पैरालाइज हो जाएगा, और उसके बाद जो शोल्डर है उसका राउंड कंटोर एब्सेंट हो जाएगा, जो ग्रेटर ट्यूबरकल प्रोमिनेंट हो जाएगा। जो मेन काम जो होगा वो ये होगा, एबडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट जो है वो नहीं होगा। कि मतलब जो आपके पास एबडक्शन होती है जीरो फ्रॉम स्टार्टिंग द एबडक्शन टू द 90 डिग्री, वो आपके पास नहीं होगी। तो ये इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है। और इसके अलावा सेंसरी लॉस होएगा टू द रेजिमेंटल एरिया। रेजिमेंटल जो एरिया होता है वो अपर लेटरल साइड ऑफ द आर्म पे होता है। रोटेटर कफ इंजरीज। रोटेटर कफ इंजरीज में आपके पास 4 जो टेंडेंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। इसका निमोनिक एसिड्स। इसमें मोस्टली जो सुपरस्पाइनेटस है वो इन्वॉल्व होता है। उसके आपके पास इंजरी हो जाए तो आपके पास क्या होगा, जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट का पार्ट है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट वो अनस्टेबलाइज हो सकता है, और आपके पास जो डिसलोकेट हो सकता है। इनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। अगर आपको पता है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो है इसके एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल, एपिकल सारे ग्रुप्स जो हैं ये मेनली सारे को ड्रेन करते हैं अपर लिम्फ को। और आपके पास जो इनलार्जमेंट हुई है इसके बाद इसका मतलब यह है कि इन्फेक्शन हुई है, और ये आमतौर पर मेमोरी ग्लैंड के ट्यूमर वगैरह में भी इनलार्ज हो जाते हैं। तो इनके इनलार्जमेंट से हमें पता लगता है कोई इन्फेक्शन वगैरह का। ब्रेकियोप्लेक्सिस ब्लॉक।
ब्रेकियल प्लेक्सस आपके ब्लॉक दिया जाता है ड्यूरिंग सर्जरीज वगैरह। जनरल एनेस्थीसिया ना दें, अगर आपके पास अपर लिम्ब में कोई सर्जरी करनी है तो ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक भी दिया जा सकता है। उसके लिए क्या करते हैं कि आपके पास जो एनेस्थेटिक सब्सटेंस है उसका इंजेक्शन जो है वो सिरिंज के ज़रिए आप अराउंड द साइनोवियल कैरोटिड शीट जो होती है उसके अराउंड आप देते हैं। कहाँ से देते हैं? एक्सिलरी अप्रोच से देते हैं, या फिर एक्सिलस से देते हैं, या सुप्रा क्लैविकुलर अप्रोच से देते हैं। वहाँ से आपका ब्रेकियल प्लेक्सस लाई कर रहा होता है और वो आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक करने में हेल्प कर देता है। और इसके अलावा ब्लॉक कर देगा तो आपके पास जो सर्जरी है जैसे अपर लिम्ब की वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। बाइसेपिटल मायोटार्टिक रिफ्लेक्स, जिसे कॉमनली बाइसेप्स रिफ्लेक्स भी कहा जाता है, इसमें क्या किया जाता है? आपके पास फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट पे जो आपके पास बाइसेप्स टेंडन है उसके ऊपर आप अपनी जो एग्जामिनर है वो अपने टू फिंगर्स रखता है और इसको क्लिनिकल हैमर से टैप करता है। उस क्लिनिकल हैमर से टैप करने की वजह से जो आपके पास बाइसेप्स है वो उसका इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है इसकी रीज़न आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अभी आप समझ लेते हैं कि आपके पास वो हैमर टैप करने से फिंगर के ऊपर और फिंगर्स के नीचे क्या है? टेंडन और बाइसेप्स ब्रेक क्या है, क्योंकि जब भी वो हैमर स्ट्राइक करेगा फिंगर्स को और फिंगर के नीचे टेंडन पड़ा है किसका? बाइसेप्स का, तो बेसिकली स्ट्राइक किसको होगी? फोर्स किस पे लगेगी? टेंडन और बाइसेप्स ब्रेकिया है। तो सडन फोर्स जो होगी टेंडन और बाइसेप्स ब्रेकिया है कॉजेज करेगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप्स मसल, क्योंकि वो स्ट्रेच होगा और स्ट्रेच कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। तो उसको चेक करने के लिए आपके बाइसेप्स रिफ्लेक्स चेक किया जाता है और उसमें आपके पास नर्व जो चेक की जाती है बेसिकली मस्कुलोक्यूटेनस नर्व चेक की जाती है जिसकी रूट वैल्यू है C5 C6। इसलिए मस्कुलोक्यूटेनस नर्व चेक करनी है उसके लिए बाइसेप्स रिफ्लेक्स भी चेक किया जाता है। अब हम बात करते हैं बाइसेप्स टेंडिनाइटिस। बाइसेप्स टेंडिनाइटिस क्या चीज़ है? इन्फ्लेमेशन टू द लॉन्ग हेड ऑफ द टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकिया है को हम कहते हैं बाइसेप्स टेंडिनाइटिस। कि जो इसका लॉन्ग हेड है बाइसेप्स का ब्रेकिया का उसका टेंडन जो है वो बाइसेप्टियल ग्रुप में रन करता है। जब आप एक्सेसिव यूज़ करेंगे उसके बाइसेप्स ब्रेकिया को मतलब रैपिड फ्रैक्शन एक्सटेंशन करेंगे तो आपके पास जो टेंडन है उसकी वेयर एंड टेयर हो सकती है और आप उसका कंडीशन हो कहेंगे बाइसेप्स टेंडिनाइटिस। उसके बाद आता है मैलेट या फिर बेसबॉल फिंगर। मैलेट या बेसबॉल फिंगर आपके पास कंडीशन ये है कि आपका एक बेस बॉल है वो आपका रैपिडली आके बहुत तेज़ी से स्ट्राइक किया आपके ऊपर फिंगर के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या हुआ जो आपके पास फोर्स थी वो आपके फिंगर पे लगी है और आपकी फिंगर जो है वो जो एक्सटेंडेड टेंडर था उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगी क्योंकि आपके यहाँ पे आके बॉल लगी, बेस बॉल लगी और आपके फिंगर बैक साइड पे गई और आपका जो एक्सटेंसर टेंडन था जिसने इसको होल्ड करना था वो रप्चर हो गया। रप्चर होने की वजह से क्या होगा? पेशेंट किस तरह प्रेजेंट होगा? जो फिंगर का आपके पास एक्सटेंसर टेंडन जो रप्चर हो जाएगा तो आपके पास फ्लेक्स कंडीशन में चल जाएगी क्योंकि एक्सटेंसर तो डैमेज हो गया, तो आपके पास इस कंडीशन में फिंगर मिलेगी, उसको हम कहेंगे मैलेट फिंगर। फिर हमारे पास आ जाता है साइनोवियल सिस्ट और सिस्टिक गैंग्लियन। साइनोवियल सिस्ट आपके बेसिकली क्या है कि जो आपके रिस्ट है उसके कॉमनली डोर्सल साइड पे जो एक्सिस्टिंग एक सैक लाइक स्वेलिंग अपेयर होती है, इसमें आपके पास म्यूकाइड फ्लूइड होता है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं साइनोवियल सिस्ट। ये नॉर्मली एग्जिस्ट करता होता है आपके रिस्ट के बैक साइड पे और इसको आप ड्रेन करके निकाल भी सकते हैं। अब सिस्टिक गैंग्लियन क्या चीज़ है? ये इस तरह से डिफरेंस है कि आपके पास आप रिस्ट है, आपके पास सिस्ट बनी हुई है, आप हैंड को फ्लेक्स करें और आपके पास सिस्ट जो है वो इनलार्ज हो जाए और उसमें पेनफुल स्वेलिंग अपेयर हो, उसको हम बोलते हैं सिस्टिक गैंग्लियन। ये आपके पास डोर्सल साइड पे भी हो सकती है, अगर इसकी वेंट्रल साइड पे या फिर फ्लेक्सर साइड पे है तो यहाँ पे आपके पास ये कौन सा सिंड्रोम प्रोड्यूस कर सकती है? कार्पल टनल सिंड्रोम प्रोड्यूस करती है क्योंकि वो कार्पल जो टनल्स हैं उनको थिन कर सकती है, उनको नैरो कर सकती है। अब आते हैं लेसिरेशन ऑफ पाल्मर आर्चिस। जो आपके पाल्मर आर्चिस हैं, आर्टिस की सुपरफिशियल डीप पाल्मर आर्चिस, अगर उनमें कट लग जाए, स्पेशली सुपरफिशियल कट लगे तो सुपरफिशियल पाल्मर आ जाएगी, अगर डीप कट लगे तो दोनों आर्चिस जाएंगी, तो आपके पास परफ्यूज ब्लीडिंग होगी दोनों साइड से, अल्नर साइड से भी रेडियल साइड से भी। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो आर्चिस हैं वो दोनों आर्टिस से मिलकर बन रही होती हैं। तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली जो टॉनिक होता है वो अबव द एल्बो जॉइंट बंद किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास बेसिकली कंप्रेस किया जाता है ब्रेकियल आर्टरी, क्योंकि अगर ब्रेकियल आर्टरी कंप्रेस होगी तो ना रेडियल आर्टरी ना अल्नर आर्टरी दोनों में ब्लड नहीं आएगा, इस तरह ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप एक आर्टरी को कंट्रोल करेंगे आगे से रेडियल अल्नर को तो दूसरी साइड से ब्लीडिंग होती रहेगी, कंट्रोल नहीं होगी। अब आते हैं हैंडल बार न्यूरोपैथी। हैंडल बार न्यूरोपैथी क्या है? एक ऐसी कंडीशन है कि आपके जो कॉमनली बाइक ड्राइवर्स होते हैं, मोटर बाइक ड्राइवर्स होते हैं, साइकिल ड्राइवर्स होते हैं, कॉमनली काफ़ी देर तक जब वो साइकिलिंग करते हैं या बाइक ड्राइविंग करते हैं तो आप देखें नॉर्मली आपके पास क्या है कि आपके पास हैंड सेमी फ्लेक्स कंडीशन में रहता है। नॉर्मली जब उसे काफ़ी देर आप एक्सटेंडेड पोजीशन में रखेंगे ऐसे तो आपके पास ज़्यादा प्रेशर कहाँ पड़ेगा? हैमट के ऊपर, हुक ऑफ हैमट के ऊपर, और पीछे की तरफ हुक ऑफ हैमट है और उसके ऊपर क्या है? अल्नर नर्व पड़ी है। तो बेसिकली यहाँ से आपके पास फोर्स लग रही है किसकी? हैंडल बार की, और स्किन के नीचे वहाँ पे अल्नर नर्व है
अल्नर नर्व के नीचे पीछे हुक ऑफ हैमट है। तो बेसिकली अल्नर नर्व इन दोनों के दरमियान कंप्रेस हो जाती है, और कंप्रेस होने की वजह से जो सिम्टम्स अपेयर होंगे वो आपके पास अपेयर होंगे अल्नर नर्व की कंप्रेशन की वजह से, जैसे वीकनिंग ऑफ हाइपोथिनार मसल्स और सेंसरी लॉस। ये आपको सारे कंडीशन मिल सकते हैं हैंडल बाय न्यूरोपैथी में। एनकाइलोसिस ऑफ स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, एनकाइलोसिस मतलब स्टिफनिंग ऑफ द जॉइंट। स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट आपको मैंने बताया था कि जो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है ये एक दोनों के पुली की तरह हेल्प करते हैं। मतलब अगर एक जॉइंट ने मूवमेंट परफॉर्म करनी है तो वो मूवमेंट दूसरे भी परफॉर्म होगी, लेकिन रेसिप्रोकल मूवमेंट। फॉर एग्जांपल आपके एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे आपके पास फ्लेक्शन हो रही है तो आपके स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट पे एक्सटेंशन होगी, और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे आपके पास एलिवेशन हो रही है तो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट पे डिप्रेशन होगी। लेकिन आपके पास स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट अगर स्टिफ हो गया, एक जगह रुक गया है, तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे जो शोल्डर जॉइंट में इन्वॉल्व होगा उस पर मूवमेंट परफॉर्म नहीं होंगे। तो इस तरह आपके शोल्डर जॉइंट की जो मूवमेंट्स हैं, स्कैपुलर और ह्यूमरल मूवमेंट्स हैं, वो इफेक्ट होंगी, आपके पूरी परफॉर्म मूवमेंट नहीं होंगी। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, क्लेविकल पे एक आर्टिफिशियल फ्रैक्चर क्रिएट किया जाता है, एक आर्टिफिशियल जॉइंट किया जाता है जिसे फ्लेल जॉइंट भी कहा जाता है। क्या आपके पास क्लेविकल में फ्रैक्चर क्रिएट किया गया है, आर्टिफिशियल खुद से क्रिएट किया गया है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास वो जो फ्रैक्चर होता है या जो फेक जॉइंट होता है वो एक्ट करता है एज अ नॉर्मल जॉइंट, और वो हेल्प करता है कि आपके पास एक्रोमियोक्लेविकुलर जो जॉइंट है उसमें नॉर्मल मूवमेंट परफॉर्म हो सके। ये किया क्यों है, क्योंकि इस पर एनकाइलोसिस हो गई थी स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट की। अब आए थे कैल्सिफिकेशन और सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस। जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है उसके नीचे आपके पास बर्सा होता है, उसे बोलते हैं सबएक्रोमियल बर्सा। जो डेल्टॉइड मसल के नीचे भी होता है, सुप्रास्पाइनेटस के ऊपर होता है, और आपके पास एक्रोमियल प्रोसेस के नीचे होता है। तो वहाँ पे अगर कैल्सिफिकेशन हो जाए और उस टेंडन की टेंडिनाइटिस हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं कैल्सिफिक सुप्रास्पाइनल टेंडिनाइटिस। ये कॉमनली ओल्ड एज डिजीज़ है जिसमें 50+ एज में जो कैल्शियम वो डेपोजिट होना शुरू हो जाता है, और ये एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन होती है जब अबडक्शन की जाती है अबव 50 डिग्री। 50 से लेकर 150 डिग्री तक जब अबडक्शन की जाती है तो आपके पास जो सुप्रास्पाइनल टेंडन होता है एक ऐसी आर्च के अंदर इनक्लोज होता है और जो प्रेस होता है, तो जिसकी वजह से, और ये हार्ड क्यों होता है, हार्ड होता है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, और कैल्शियम की डेपोजिट होता है, कैल्शियम डेपोजिट होता है ड्यू टू ओल्ड एज। 17 है डिसलोकेशन ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है वो कॉमनली डिसलोकेट होता है एंटीरियर इन्फीरियरली या फिर पोस्टरो इन्फीरियरली। मोस्ट कॉमनली एंटीरियर इन्फीरियरली, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट कैप्सूल वीक होता है। अब सवाल ये होता है कि ये सुपीरियरली क्यों नहीं डिसलोकेट होता है या फिर लेटरली क्यों नहीं डिसलोकेट होता है, क्योंकि लेटरली इसको प्रोटेक्ट करते हैं आपके पास रोटेटर कफ मसल्स, और सुपीरियरली इसको प्रोटेक्ट करता है कोरैकोक्रोमियल आर्च। अब हमारे पास ग्लिनोइडल लेब्रम टेयर। ग्लिनोइडल लेब्रम जो है फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम है जो इसको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को इनक्लोज करती है। उसका टेयर जब हो जाएगा तो जॉइंट जो है वो किसी तरह भी डिसलोकेट हो सकता है। इसके साथ आपके पास जो इंजरी है ये नॉर्मली ऐसे टेयर नहीं होता, ये फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रैक्चर हुआ है या फिर डायरेक्ट एक्सीडेंट वगैरह हुआ है उस केस में ये डैमेज होगा, और इसके साथ आपके पास कॉमनली जो पेशेंट प्रेजेंट होता है वो ग्रेटर ट्यूबरकल फ्रैक्चर भी होता है ऑफ द ह्यूमरस। अब इधर डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट जो है वो कॉमनली डिसलोकेट होता है पोस्टीरियरली। अब ये कब होगा, आपके पास आप एक पर्सन है वो डायरेक्टली फॉल हुआ आउट सच हैंड के ऊपर, आपके उसका हैंड जो है वो सडनली जाके आपके पास कोई रोड है वहाँ पे जाके स्ट्राइक किया है तो फोर्स ट्रांसफर हो गया, आपके पास कोरोनाइड प्रोसेस है उसका फ्रैक्चर हो जाएगा। या फिर अगर डायरेक्टली हिट एल्बो जॉइंट अगर इंजरी हुई है तो आपके पास नर्व्स जो है उसकी डैमेज हो सकती है, जैसे कि अल्नर नर्व वो भी डैमेज हो सकती है, फ्रंट पे मीडियन नर्व वो भी डैमेज हो सकती है। अब आता है बुल राइडर्स थंब। बुल राइडर्स थम्स में हमारे पास होता है कि वो प्लेयर्स जो बुल को राइड करते हैं वो कॉमनली अपने थम्स को यूज़ करते हैं। उसमें जो कंट्रोल करने के लिए जो लिगामेंट यूज़ होता है वो होता है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, यहाँ पे यूज़ होगा, और प्रोक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थंब है उसकी लेटरल साइड यूज़ होती है, क्योंकि जो लिगामेंट्स हैं कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो रिपीटेड यूज़ उसके वजह से रप्चर हो सकता है, और उसकी वजह से कंडीशन जो होती है उसे हम बोलते हैं बुल राइडर्स थंब। अब आया था स्कायर्स थंब। स्कायर जैसा आपको पता है कि स्काइंग करते हैं, जो आपके पास स्नो में आपके पास क्या नहीं क्या वो स्काइंग करते हैं, और उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं स्कायर्स थंब। उसमें डिफरेंस क्या है, स्कायर्स थंब में आपके पास जो मेनली लिगामेंट इन्वॉल्व होता है वो होता है कोलेटरल लिगामेंट ऑफ फर्स्ट एमपी जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है रेडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल साइड ऑफ द फर्स्ट फेनिक्स ऑफ थंब। इसमें होता है कोलेटरल लिगामेंट ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, और इसके रप्चर भी हो सकता है और फ्रैक्चर भी हो सकता है फर्स्ट मेटाकार्पल बोन का स्कायर्स थंब में। ये नाम दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू द स्पोर्ट्स, ये बुल राइडर्स थंब की दिया हुआ विद बुल राइडिंग, और यहाँ पे स्काई विद रिस्पेक्ट टू द स्काई। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे क्लिनिकल्स कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लें, वो बीटीसी से रिलेटेड सारे क्लिनिकल्स हैं और ये केएलएम से रिलेटेड है, और इसमें वो क्लिनिकल्स मैंने निकाल दिए हैं जो मैंने ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ।
थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।